हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चे। सभी बच्चों का स्टडी फंडा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं रावत सर मैथमेटिक्स फैकल्टी आपके लिए लेकर आया हूं एक और सेशन जिसमें हम कंप्लीट 3 चैप्टर करने वाले हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम एंड सेट थ्योरी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें तो सीडीएसई के एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 7 से 8 क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से बोलूँगा। नंबर सिस्टम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं। सेट थ्योरी की बात करें तो 1 से 3 क्वेश्चन है ना। तो नंबर सिस्टम बहुत डिटेल में चीज़ें आपको पढ़नी ही चाहिए और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी काफ़ी वेटेज हम बोल सकते हैं। तो आज तीनों को चैप्टर को मिला के 15+ क्वेश्चन हमारे डन होने वाले हैं एग्ज़ाम के लिए, जो कि एक बहुत अच्छा वेटेज यहाँ पे है। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट तीनों चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम थ्योरी प्लस साथ में पीवाईक्यू और कुछ कॉन्सेप्ट जो पीवाईक्यू में भी नहीं होंगे, एक्सपेक्टेड टाइप क्वेश्चन, वो भी हम साथ में करने वाले हैं। यानी कोई टाइप छूटना नहीं चाहिए। समझ पा रहे हो आप बात को? तो अंत तक वीडियो को देखें, बहुत ज़्यादा लाभ इसमें से आपको मिलने वाला है। और इस सेशन के बाद आपको लास्ट में फीडबैक जरूर लिखना है कि कैसी आपको क्लास लगी है। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थ्योरी, है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो हेडिंग डाल लेंगे सभी बच्चे, पेन कॉपी लेके बैठेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अगर रेशियो की। अगर बात करूं मैं रेशियो की, तो रेशियो होता क्या है ये सबसे पहले जानना जरूरी है। तो उसके लिए थोड़ी गहराई में आपको बताऊं अगर, तो मान लो ए कोई पर्सन है जिसकी एज है 20 साल, है ना, और बी कोई पर्सन है जिसकी एज है मान लो 25 साल या 35 मान लो, है ना, कुछ भी मान सकते हैं। अगर मैं बोलूं आपको A/B बताओ, तो आप बोलोगे सर A/B हो गया 20/25, और इसका नामकरण हम कर देते हैं, ये आपका है फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम? फ्रैक्शन, यानी भिन्न हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे कहते हैं हम भिन्न। ठीक, इसको मैं थोड़ी कैंसिल आउट करूं और आगे, तो 20/25 नहीं, 20/35 यहाँ पे था, तो कुछ भी रख सकते हैं, कोई इशू ऐसा तो है नहीं खास, एग्जाम्पल ही हम कर रहे हैं, है ना। तो ये 5 से कट जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, 5 सत्ते 35। ये है आपका, ये फ्रैक्शन आपने जब कैंसिल आउट कर दिया तो इसको मैंने बोल दिया, नामकरण इसका कर दिया लीस्ट वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। लीस्ट वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन मतलब ऐसा फ्रैक्शन जो इससे आगे अब नहीं कट सकता, और इस लीस्ट वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन को ही हम कह देते हैं क्या? रेशियो। समझ पा रहे हो बात को? यानी डेफिनेशन रेशियो की क्या हुई? लीस्ट वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड रेशियो। अब थोड़ी और अगर गहराई जानने की कोशिश करें तो रेशियो, जैसे ये 4:7 था, क्या था? 4:7 ये रेशियो था। तो इसमें आपको पता है कि रेशियो में एक्सम लगाते हैं, यानी कोई भी हम वेरिएबल लगा रहे होते हैं, तो इसमें सॉरी, तो इसमें हमें ये समझना है यार ये एक्स सेम क्यों होता है। वो इसीलिए क्योंकि ये नंबर हम सेम काट रहे होते हैं। 5 से हमने काटा ये, और ये काटा हमने 5 से 7 बार, है ना। तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे, कौन सा नंबर? ये 5, ये 5 ही ये एक्स होता है। यानी ये एक्स की वैल्यूज़ ही निकालनी होती है ताकि हमारे पास एक्चुअल वैल्यू पता चल जाए। यानी जब तक ये 4:7 था तब तक तो ये रेशियो था 2 नंबर्स का, लेकिन अगर 4x और 7x मैंने कर लिया तो ये वैल्यू बन जाएगी x से डिवाइड करके। यानी किस वैल्यू से कट के आया होगा उसी को हम कहते हैं रेशियो कहते हैं। ठीक है, रेशियो में हमें क्या क्या जानने की, कभी सिंपल क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि रेशियो बनाओ, डायरेक्टली हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है? जैसे मान लो आपको बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन, मान लो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखते हैं कि भैया अगर आपके पास दे रखा है 2a = 3b आपके पास दे रखा है। बहुत सिंपल सी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। 2a = 3b आपको दे रखा है, या मान लो 4a = 6b आपको दे रखा है ना। पहला, दूसरा, तीसरा मान लो आपको 25a = 50b दे रखा है।
तो आपको इन तीनों में ए रेशियो बी क्या निकालना है, ए रेशियो बी निकालना है। तो अगर बेसिक की बात करूं अगर मैं बात करूं बेसिक की, इसको थोड़ी साइड रख लेते हैं। अगर बेसिक की बात करूं तो यहाँ पे इसको कोई के कांस्टेंट के बराबर मानते हैं, तो 2a की वैल्यू भी के बराबर हो जाएगी और 3b की वैल्यू भी के बराबर हो जाएगी। तो a की वैल्यू हो जाएगी k/2 और यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास k/3। बहुत सिंपल सी चीज़ है। कोई तीसरी, भाई ये दोनों चीज़ अगर वैल्यू है तो किसी के तो बराबर होगी, तो मान लो k मान लिया मैंने, ठीक है। ये बेसिक बता रहा हूँ मैं, इसके बाद मैं डायरेक्ट तरीके भी बताऊँगा आपको। तो a रेशियो b अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं बोलूँगा यार k/2 और रेशियो k/3 हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो ये k अब काट देते हैं, अगर ये k 1 टाइम्स कट गया, भाई सेम वैल्यू है। अब रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में आपको नहीं रखना है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो 1/2 और 1/3 को जब हम चेंज करेंगे रेशियो को, तो आप बोलोगे सर इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम मान लो 6 आया, ठीक है, ठीक। तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, रेशियो 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर नहीं लिखना होता है, बस आपको जो आपने एलसीएम लिया है वो आपको क्या मान के चलना है, एलसीएम मान के चलना है, उसके अकॉर्डिंग ऊपर लिख देना है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है। अगर बात करूं डायरेक्ट वे की, डायरेक्ट तरीके की, तो आप देखो ध्यान से इसे समझना। अब के नहीं लेना है हमें, हम क्या करते हैं, कोई एक ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जो इन दोनों का एलसीएम होता है। तो 2 और 3 का जो एलसीएम हुआ वो हुआ आपका 6। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, अगर 2a की वैल्यू अगर 6 हुई तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और 3b की वैल्यू अगर 6 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो। या फिर अगर 2 ही हो, जैसे मान लो यहीं पे 2a = 3b, एक और तरीका भी मैं बोल सकता हूँ, a की वैल्यू सामने वाली लिख दो, b की वैल्यू ये लिख दो और उसको कैंसिल होता है तो और कर दो। तो a रेशियो भी डायरेक्ट आप 3:2 लिख दोगे, कैंसिल नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट कर दोगे। वैसे ही यहाँ पे जो ये वाले एग्जाम्पल आपके पास थे, इसको अगर लें हम यहाँ पे लेके आए अगर, ठीक है, तो फिर आप बोलोगे कि सर ये है डायरेक्ट, तो आप a रेशियो b को लिख दोगे 6:4। अगर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे a रेशियो b पहले भी काट सकते हो, 25 दूनी 25 से कम 25, तो 2:1 आप यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। पहला सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था। इसी को अगर आगे बढ़ाऊँ मैं, अगर इसी की बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ अगर, तो फिर ये यहीं पे कर लेते हैं, क्योंकि ये पीडीएफ भी आपको देनी है तो ज़्यादा हौच पौच नहीं देनी है ना, ज़्यादा हौच पौच नहीं देंगे। तो फिर ये चीज़ हटा के यहाँ पे करते हैं। दूसरी चीज़ क्या हम कर सकते हैं, देखेंगे ध्यान से कि अगर 3 हो इक्वल में, जैसे मान लो 2a = 3b = 4c अगर हमारे पास है, और हमें पूछा है ABC, हमें पूछा क्या है, ABC, हमें क्या पूछा है, ABC पूछा है। तो कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल सा 2 3 4 का एलसीएम ले लेना है 12। 2a की वैल्यू अगर 12 के बराबर होगी तो a की वैल्यू 6 के बराबर होगी। 3b की वैल्यू अगर 12 के बराबर होगी तो 3 चौको 12। 4b की वैल्यू 12 के बराबर हो जाएगी तो 4 3 12, 6 4 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत प्यारी सी चीज़ है, ठीक है। दूसरा, इसी में अगर 2a = 3b = 4c है, एक और तरीका यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको क्यों, छिपाने वाला, यानी ABC अगर आपको निकालना है तो ये a वाला छोड़ दो। a के लिए जब लिख रहे हो, b के लिए, c के लिए लिख रहे हैं, तो a के लिए जब लिख रहे हैं तो b और c के मल्टीपल को मल्टीप्लाई कर दो 12। b के लिए जब लिख रहे हैं तो फिर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, और जब c के लिए लिख रहे हैं तो बाकी दो का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, इसे काट दो तो 2 6 12, 2 चौको 8, 2 3 6 आएगा, फिर भी सेम। ये मेथड कब यूज़ करेंगे हम, देख लो ध्यान से, जब हमारा एलसीएम लेना हमारे लिए टफ हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 31a = 32b = 33c, ये जब आ जाएगा तो 31 32 33 का एलसीएम देखो बहुत टफ हमारे लिए हो सकता है ना। तो हमें क्या करना है कि ABC को डायरेक्ट निकालने के लिए a के लिए 32 × 33 कर लेंगे, b के लिए 31 × 33 कर लेंगे, और c के लिए 31 × 32 कर लेंगे,
समझ पा रहे हो बात को। अब ये थोड़ी बहुत ऐसे ही कट जाएगा और नहीं कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो फिर ऐसे डायरेक्ट भी आप आंसर बता सकते हो, अदरवाइज एलसीएम लेके बहुत लेंदी हो जाता है। तो 2-3 तरीके मैंने आपको अच्छे से ये इक्वल वाले बता दिए हैं, ठीक है। अब इसी में अगर मैं बोलूँ आपको कि आपके पास कुछ ऐसा आया, देखो ध्यान से कैसा, अगर आपके पास ऐसे आया कि 1/2 या 2/5 कर लेते हैं, 2/5 a इक्वल्स टू 3/4 c b, है ना, इक्वल्स टू 4/5 c, है ना, ये मेरे पास अगर है, ठीक है, और मुझे चाहिए a b c, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, सबसे आसान तरीका है कि इनको रिवर्स में कर दो आप। वैसे तो ये तरीका एलसीएम वाला भी ठीक होता है, लेकिन यहाँ पे लेंदी हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप क्या करो, ए बी सी जब भी फ्रैक्शन में हो, ध्यान देना मेरी बात को, ए बी सी जब भी फ्रैक्शन में हो तो इनको रिवर्स कर दो। इसको लिख दो 5/2, देखो ये 5/2 कर दो, और ये रेशियो कर दो 4/3, और ये रेशियो कर दो 5/4। समझ पा रहे हो। अब एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, फ्रैक्शन में नहीं रखना है, फ्रैक्शन में नहीं रखना है। तो 4 3 का 12 एलसीएम हो गया, 2 12 एलसीएम हो गया, तो 2 छके 12, 6 पंजे 30 हो गया, ठीक है। 3 चक्कू 12, 4 चक्कू 16 हो गया, और 4 कितना था, 4 3 12, 5 3 15, ये 30 16 15 ही आपका क्या होगा, रेशियो बनेगा। यानी रिवर्स कर देना है आपको, बहुत सिंपल। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा मैं लूँ, 1/2a इक्वल्स टू 1/3b इक्वल्स टू 1/4c, यानी इसका सीधा सीधा a रेशियो b रेशियो जो c हो जाएगा वो 2/1 3/1 4/1, यानी 2 3 4 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसमें परसेंटेज बेस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। जैसे मान लो आपके पास है 20% ऑफ a इक्वल्स टू 30% ऑफ b इक्वल्स टू 50% ऑफ c है, तो आपको पूछा है a b c बताओ। ऐसे पूछ लेता है, या ए सी पूछ लेता है, या बी सी पूछ लेता है, कुछ भी पूछ सकता है। आपको तीनों पता है। जैसे मान लो यहाँ ए बी सी था, ए सी पूछता तो आप 30-15 कर लेते, 30-15 को सॉल्व करके आप 2:1 बता सकते थे, तो ये ए और सी का रेशियो बन जाता। बहुत आसान सी बात है। यहाँ पे देखते हैं, इसको चेंज करेंगे तो 20% का मतलब फ्रैक्शन में क्या बताया था, 1/5। भाई 20% का जो मतलब होता है वो होता है 20/100, और 20/100 का मतलब होता है 1/5। 1/5 30% मतलब वैसे ही 3/10 हो जाएगा, है ना, और 50% मतलब 1/2c हो जाएगा, ठीक है। इनको रिवर्स कर दोगे आप, रिवर्स करोगे 5/1, है ना, 10/3, और ये हो गया 2/1 हो गया, ठीक है। एलसीएम 3 आ गया तो 15 10 और 6 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत आसान है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से आपको चीज़ों को टैकल करना है। या 3 वाले आए इसके बाद 4 वाला भी आए तो भी सेम तरीका आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अगली जो हेडिंग है वो आप लिखोगे कनेक्शन ऑफ रेशियो। क्या लिखोगे भाई, कनेक्शन ऑफ रेशियो लिखोगे, कनेक्शन ऑफ रेशियो। कनेक्शन ऑफ रेशियो का मतलब क्या है भाई, जैसे मैं बोलूं आपको कि आपके पास एक वैल्यू है a रेशियो b 2:3, है ना, दूसरी वैल्यू आपको b रेशियो c है 4:5, तो आपसे बोल रहा है a रेशियो b रेशियो c निकालना है या AC निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास मान लो एग्जाम्पल के तौर पे है, ठीक है। तो कनेक्शन होता कब है, जब A या B या C में से कोई सा एक कॉमन, देखो यहाँ पे भी B है और यहाँ पे भी B है, दोनों जगह B है, तो हम कनेक्शन कैसे करेंगे, देखो पहले प्रूफ करते हैं। ऐसे करा करो, A B और C अगर निकालना है आपको तो आप कैसे करोगे, आप लिखोगे पहले AB और फिर B के नीचे B और C लिख दोगे ऐसे, फिर इसकी लाइन खींचोगे एक, और ये बॉक्स टाइप का यहाँ पे बना दो। तरीका बता रहा हूँ मैं, तो ये B के बगल में B लिख दिया करो और यहाँ पे B के बगल में B लिख दिया करो, सीधा मल्टीप्लाई कर दो AB, B का B से, है ना, और B का C से, तो देखो B कैंसिल, ये आ गया ABC। ये हो गया प्रूफ। इसका मतलब ऐसे में सही आएगा आंसर। तो A रेशियो B रेशियो C अगर यहाँ पे निकालना चाहूँ मैं, तो आप बोलोगे कि सर 2:3 रख दो और फिर दूसरा 4:5 रख दो, बस।
अब भरना कैसे है, ये 3 के बगल में 3 रख दो और ये 4 के बगल में 4 रख दो और सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 8 3 चौको 12 और 5 3 15, ये रेशियो ABC का रेशियो यहाँ पे हो गया है। ठीक है, समझ पा रहे हो आप बात को। ये तो था एक सिंपल सा तरीका। अब कुछ लोग इसे ऐसे करते हैं और एक तरीका बहुत बेहतरीन इसका और है। जैसे आपने लिख दिया पहले A/B आपके पास था 2:3 था कि नहीं था, ठीक है, और B रेशियो आपके पास C कितना था 4:5, कितना था 4:5। आपको क्या करना है भाई, B वाला पोर्शन तो कॉमन है ना, ये वैल्यू तो सेम होनी चाहिए थी, सेम, इनको सेम बना दो फिर रेशियो कर दो आप, है ना। तो सेम बनाने के लिए आपको 3 और 4 का एलसीएम ले लिया, कितना है 12। अब ये 12 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना, ये वाला 12 बनाना है, ठीक है, ये वाला 12 बनाना है, ठीक है, समझ पा रहे हो बात को। तो मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया 8 और ये हो गया 4 तियाँ 12 और ये हो गया 4 तियाँ 12 और ये हो गया 5 तियाँ 15। अब आप A B की C की वैल्यू डायरेक्ट लिख दो। आपको पता है ABC चाहिए आपको, A की जगह सिर्फ 8 है, B की जगह 12 ही है दोनों जगह, तो 12 ही लिख दोगे, और C की जगह 15 है तो 15। 8 12 15, 8 12 15, दोनों ही तरीके बहुत बेहतरीन है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब ये तो छोटे बच्चों का गेम हो गया, समझ पा रहे हो आप बात को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कनेक्शन ऑफ रेशियो में, ठीक है। अगर तीसरा भी आ जाता है तो तीसरे के साथ भी आप कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैंने दे दिया कि A/B दे दिया मैंने 2:3, है ना, B/C दे दिया 6:7 और C/D दे रखा मैंने 4:5, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले B और B बराबर होना चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 दूनी 6 हो गए, 4:6 हो गए, ठीक है। इसको वैसे ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे C 4 है और यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, 4 और 7 का एलसीएम लेना चाहिए भाई। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से और इसको कर देंगे 7 से, समझ पा रहे हो आप बात को। तो ये हो जाएगा 6 चौको 24 और 7 चौको 28, ठीक है, और ये हो जाएगा 7 चौको 28 और 7 पंजे 35। लेकिन अब यहाँ पे जो B है 24 हो गया, तो इसको 24 बनाने के लिए फिर से 4 से करना पड़ेगा, तो 6 चौको 24 और 4 चौको 16। अब आपको मान लो ABCD चाहिए। अब आपकी सेम वैल्यू होगी सब जगह। A आपके पास 16 है, B आपके पास 24 है देखो, है ना, C आपके पास 28 है देखो, और D आपके पास A की वैल्यू है 35। तो 16 24 28 35 आपका ABCD रेशियो हो जाएगा। तो हो सकता है आपको डबल बार भी करना पड़े दूसरी वैल्यू को। पहले देखो आपने बना B बराबर बनाने की कोशिश की, लेकिन C बराबर बनाने के चक्कर में B फिर चेंज हो गया, तो फिर इसलिए वापस से हमें एक बार करना पड़ेगा। तो ये बहुत आसान सा तरीका और बहुत सिंपल है और बहुत काम का है, बहुत जल्दी आंसर आ जाता है, ठीक है भाई। ये था आपका बेसिक रेशियो का पार्ट, ठीक है। इसके बाद बात करें अगर हम कुछ फॉर्मूलों की, है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखोगे फॉर्मूलों में, आप लिखोगे डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। क्या लिखोगे, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो कुछ नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, सिंपल सा A और B का जो डुप्लीकेट रेशियो, मान लो A का स्क्वायर कितना होता है A², B का स्क्वायर कितना है B², यानी स्क्वायर वाले रेशियो को हम डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। जैसे आपको बोल दिया कि 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो बताओ, आप बोलोगे 4:9, समझ पा रहे हो बात को। दूसरी चीज देखो, बहुत ईजी है, दूसरा है सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या है, सब डुप्लीकेट रेशियो। जैसे A/B है तो सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ A रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ B। जैसे मान लो 4:9 का पूछ दिया तो हम बोलेंगे सर 2:3 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो, ठीक है। तीसरी चीज जैसे है, तीसरा मैंने बोल दिया आपको ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो में A/B जैसे है तो हो जाएगा A³ B³, बहुत सिंपल है। जैसे 2 और 3 का पूछ लिया तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 9, इस तरीके से सिर्फ आपको फॉर्मूले याद रखने हैं बस। चौथा मान लो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, चौथा क्या है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो AB का हो जाएगा आपका क्यूबिक रूट ऑफ A क्यूबिक रूट ऑफ B, समझ रहे हो।
यानी अगर मान लो 8:9 का है तो आप बोलोगे 2:3। 8 का क्यूबिक रूट कितना हो गया 2, और 9 का क्यूबिक रूट 9 का नहीं 27 का होगा, है ना। यहाँ पे भी हमने गड़बड़ कर दिया, ऊपर वाले में b का क्यूब कितना हो गया 27, और यहाँ पे लिख दोगे 27 का कितना हो जाएगा 3। ठीक है, समझ पा रहे हो आप बात को? बहुत सिंपल सी चीज़ है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आप हेडिंग डालोगे प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है समान अनुपात, है ना। जैसे मान लो A/B समान अनुपात है C/D के, तो क्या हेडिंग डालोगे आप? हेडिंग नहीं, क्या लिखोगे इसमें प्रोपोर्शन में कि जब 2 या 2 से ज़्यादा रेशियो बराबर होते हैं या उनकी वैल्यू सेम होती है तो वो प्रोपोर्शन होता है। बहुत सिंपल सी चीज़ याद रखनी है। तो A/B = C/D होता है। ये चीज़ है, ये प्रोपोर्शन का साइन है आपके पास। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसमें हमने पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन पढ़ना है। टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन में सबसे पहले नंबर 1 पढ़ोगे आप मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन जैसे मान लो A है, AB का मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो आप ऐसे लिखोगे इसे, है ना। यहाँ पे देख लो, इनका मल्टीप्लाई x² = लास्ट वाले का मल्टीप्लाई BAB। ठीक है, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी, मीन का मतलब बीच में है, ठीक है, √AB। तो ये आपको याद रखना है कि A/B का अगर मीन प्रोपोर्शन पूछे तो आप लिखोगे √AB लिखोगे। ठीक है भाई, सिंपल सी चीज़ है। मीन प्रोपोर्शन के बाद आप लिखोगे इसमें सेकंड, थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय समानुपात। ठीक है, तो A/B समानुपात B/X। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे इसलिए थर्ड प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा AX = क्या हो जाएगा B², यानी X = B²/A आपका आंसर हो जाएगा। यानी 2:3 का अगर पूछता है तो B² यानी 3 का स्क्वायर -2 यानी 9/2 यहाँ पे आ गया आपका थर्ड प्रोपोर्शन। समझ पा रहे हो आप बात को? ठीक है भाई। नेक्स्ट आप लिखोगे फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या लिखोगे? फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है भाई? A/B समानुपात प्रोपोर्शन C/X। तो AX = BC हो जाएगा भाई, यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई इक्वल टू इनका मल्टीप्लाई, तो A की वैल्यू हो जाएगी BC/A। ये आपका हो गया फोर्थ प्रोपोर्शन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की थ्योरी में इतनी सी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें हमें पढ़नी है टाइपों में, यानी प्रीवियस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट आएंगे उनके टाइप्स आपको समझने हैं, चीज़ों को देखना है। तो करते हैं क्वेश्चंस की शुरुआत। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नंबरिंग आपको नहीं देखनी, नंबरिंग मैंने एक रैंडमली लिए हैं क्वेश्चन, जो मुझे लगे कि ये एंड मोमेंट में करवा देने चाहिए। ठीक है, तो आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है? X/Y की वैल्यू आपको 3:1 दे रखी, x³ - y³ रेशियो x³ + y³। तो जब आपके पास ये पावर सेम हो, इन दोनों के मतलब सेम होनी जरूरी है। अगर मान लो ये होता है x² - y1, है ना, और रेशियो होता है x³ - y², इस तरीके से होता कि यहाँ 2 1 यहाँ 3 2, तो ये क्वेश्चन नहीं होता, फिर सॉल्व ही ना हो पाता ये। ठीक है, और अगर ऐसा गिवन है तो फिर आप ये बोल सकते हो कि X/Y जो है, बेसिक बता देता हूँ मैं पहले ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। 3:1। अगर मान लो यहाँ पे कोई वेरिएबल A रहा, ठीक है, तो यहाँ पे भी A³ हो जाएगा, यहाँ पे भी A³ हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी A³ कॉमन आके कट जाएगा। कैसे, मैं बता देता हूँ आपको। x का क्यूब मतलब 3 है, x की वैल्यू कितने रखोगे 3 है, y की वैल्यू कितने रखोगे a, तो 3a का होल क्यूब माइनस a का होल क्यूब, a³ है ना, अपॉन 3a का होल क्यूब प्लस a का होल क्यूब। यहाँ से क्या हुआ, a³ कॉमन आ गया, 3 का क्यूब -1 बचा, और यहाँ पे भी a³ कॉमन आ गया, 3 का क्यूब + 1 बचा। बात ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाता है। इस वजह से मैक्सिमम लोग डायरेक्ट करवाते हैं इसे कि भाई x की जगह आप 3 रख दो
और एक y की जगह आप कितना रख दो a, और यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकालो 3 का क्यूब 27 है ना, 3 का क्यूब 27 सॉरी 3 का क्यूब 27 माइनस 1/27 प्लस ये चीज़ आप डायरेक्ट कर सकते हो, यानी 26/28 यानी 13/14 यानी 13:14 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों डायरेक्ट कर पाए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ए यहाँ से कॉमन आ जाता है। ठीक है, तो शॉर्टकट तरीका ही एक तरीके से डायरेक्टली हो गया कि आपने x की जगह डायरेक्टली क्या रख दिया, x की जगह आपने रख दिया 3 और y की जगह क्या रख दिया आपने 1 रख दिया। तो 3 का क्यूब 27 माइनस 1/27 प्लस 1 आपका आंसर हो जाएगा। कितना कितना काट फाट के आ रहा था, 26/28 यानी 13/14 यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। बात क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। हर्षा इज 40 years old and Ritu is 60 years old. How many years ago was the ratio of their ages is 3:5? पहला तरीका आप ऑप्शन से पुट कर लो कि 3:5 कब होगा। ठीक है, तो कितने साल पहले रहा होगा ये आप बोल सकते हो, है ना। तो ऑप्शन से ना करके आप एक्स तरीके से कर लो कि मान लो रेशियो 40/60 है, तो मान लो एक्स साल पहले जो रेशियो है वो आपका 3:5 था। तो ये तरीका मुझे लगता है कि बिना ऑप्शन से डायरेक्ट तरीका ही ज़्यादा इजी है। 5 को 20 200 माइनस 5x बराबर 6 18 180 माइनस 3x। ठीक है, तो ये राइट साइड में जाएगा या ये लेफ्ट में साइड में आएगा, तो राइट साइड में 2x बचेगा और ये 20 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 10 साल आपके पास आंसर आ गया। बहुत आसान है, यानी ऑप्शन नंबर। अगर आप ऑप्शन से करते तो आप 10 साल पहले देखो हर्षा कितने साल की थी और रीतू कितने साल की थी, 10 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर ये 30 साल की थी और ये 50 साल की रही होगी, 10 कम कर दिया दोनों से मैंने, है ना। तो 3/5 तो है, यहीं से ऑप्शन से डायरेक्ट आ जाता है। लेकिन ऑप्शन से तब दिक्कत की बात है अगर ये ना होता, फिर बी चेक करते, फिर सी चेक करते, फिर डी चेक करते, जब 3-4 चेक करने पड़ते हैं तब थोड़ी दिक्कत है। यहाँ पे तो किस्मत अच्छी होगी तो आपको ऑप्शन पहला ही मिल जाएगा, अदरवाइज़ दिक्कत है। ठीक है, अदरवाइज़ आपको इस मेथड से करना चाहिए। बहुत सिंपल तरीका है और दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, देखो ध्यान से। 2 की पावर 1.5 है अपॉन 2 की पावर 0.5 है, यही तो है फ्रैक्शन। इसको रेशियो में चेंज करना है तो आप बोलोगे 2 की पावर 1.5 माइनस 0.5 फ्रैक्शन में चेंज हो जाती है, अपॉन 1 नीचे लिख सकते हो। तो 2 की पावर ऊपर बचा 1 और यानी 2:1 आप इसे लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत आसान है, बहुत ईजी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब देखो ये डायरेक्ट मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको करवा भी रखे हैं। इफ़ 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी इज ऑल्सो इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी, देन ए बी सी बताओ। यही क्वेश्चन एग्जैक्टली करा था मैंने सिंपल तरीके से कि भाई रेशियो ले लेना है यहाँ पे 12, तो ए की वैल्यू हो गई 6, है ना, बी की वैल्यू हो गई 4 और सी की वैल्यू होगी 4। तो ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट हो गया। पहले से ही पता चल गया था कि 6 आना था ए का, तो 6 एक ही ऑप्शन में था, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, ये मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है भाई। x वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ y, मतलब x जो है प्रोपोर्शनल है 1/y² के। समझ पा रहे हो आप बात को? इन सच अ वे दैट x इक्वल्स टू अगर 1 होता है तो y की वैल्यू 6 होती है। तो यहाँ पे आप सभी को पता है, आपने फिजिक्स में ये चीज़ पढ़ी होगी कि अगर मैं ले लूँ तो 1/y² ऐसे हो जाएगा, ये इक्वल बना दिया हमने, बहुत सिंपल है। तो ये बोल रहा है कि x अगर 1 है तो y जो है 6 है, यानी 6 छके 36 हो जाएगा। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 36। ठीक, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू 36/y²। तो इसने बोला अगर y को 3 ले लूँ तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 36/3 का स्क्वायर 9, यानी 9 चौको 36 4, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये इन्वर्सली
इनवर्सली है तो 1/y² है, अगर डायरेक्टली होता तो y² डायरेक्ट होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, इनवर्सली और डायरेक्ट वाला। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो आप बात को? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। क्या बोल रहा है अगले क्वेश्चन में? अ बैग कंटेन 50 पैसा कॉइन। 50 पैसा है ना, 1 रुपये है, इसको भी 100 पैसा में लिख देता हूँ, पैसे में ही कन्वर्ट कर दिया करो, और 2 रुपीज़ मतलब 200 पैसा। समझ रहे हो? किस रेशियो में है? 2:3:4 में। ठीक, अब एक काम करो, 2, 3, 4 के अनुपात में ये क्या है? कॉइन्स है। ठीक है, इसको कनेक्ट करने के लिए इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 100 पैसा। ये कितना हो जाएगा? 300। और ये कितना हो जाएगा आपके पास? कितना हो जाएगा? 800। इसको जब काटोगे आप तो 10 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा 1:3:। समझ पा रहे हो आप बात को? 1:3:8 ये बच गया आपके पास। अब ये रेशियो में आप बांटने का काम कर सकते हो। इफ द टोटल अमाउंट इज 240 रुपीज, टोटल अमाउंट कितना है? 240 रुपए है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ 8 3 11 1 12, जो 12 की वैल्यू है वो कितनी है? 240 रुपए है ना। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 12 दूनी 24, 20 रुपए के बराबर। तो ये 20 रुपए के बराबर हो गया, ये 20 3 60 रुपए के बराबर हो गया, और ये 8 दूनी 16, 160 रुपए के बराबर हो गया। बात ठीक है? हमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। अब देखो ध्यान से, ये 20 रुपये हो गए, ये 60 रुपये हो गए, ये 160 रुपये। तो 20 रुपये जो हैं आपके पास, ये 50-50 के सिक्के हैं, तो इसको इंटू 2 कर दोगे तो सिक्के कितने हो जाएंगे भाई? 1 रुपये में 2 होते हैं, तो 20 रुपये में 40 सिक्के होंगे। कॉइन्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 40। यहाँ पे 1 रुपये में 1 होते हैं, तो ये इंटू 1 ही हो जाएगा, तो 60 रुपये में 60 ही सिक्के होंगे। बात समझ में आई? और ये 1 रुपये में, मतलब ये तो 2 रुपये में 1 होता है भाई, 2 का सिक्का है तो 2 रुपये में 1 ही हुआ, तो आप इसको बाई 2 कर दोगे, इतने रुपए हो जाएंगे। तो 160 मतलब 80 रुपये, ये 80 कॉइन्स ये हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 40 और 60 100 और 80 180, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो हमेशा पैसे में कन्वर्ट कर दिया करो, ज़्यादा आसान है बजाय रुपये में कन्वर्ट करने के। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा चिंदी सा क्वेश्चन आ गया है। 2600 रुपये आपके पास है, मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं। ठीक है ना, डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी। ए बी सी का रेशियो आपको गिवन है, और मैंने बताया था रेशियो फ्रैक्शन से हटा दिया करो हमेशा। तो एलसीएम 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 3 चौको 12 और 4 3 6 4 3। ठीक है, ये 2600 रुपये, 6 4 10 3 13 की वैल्यू कितनी है? 2600 के बराबर है, यानी 1 की वैल्यू 200 के बराबर होगी। बात समझ में? 1 की वैल्यू 200, 1 को कितना मिला? आप बोलोगे 6वां हिस्सा इसे मिला है, यानी 2 छक्के 1200, 1200 इसे मिले हुए। बात समझ में आई क्या सभी के? ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखेंगे ध्यान से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखेंगे द एनुअल इनकम ऑफ 2 पर्सन्स आर इन द रेशियो 9:7। इनकम दे रखी है आपके पास, क्या दे रखी? इनकम दे रखी 2 पर्सन की, मान लो ए पर्सन है और बी पर्सन है, इनका जो रेशियो दे रखा 9 और 7 दे रखा है। बात समझ में आई? ठीक है। दूसरा बोल रहा है देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 4:3। एक्सपेंडिचर जो इनका है ए और बी का, वो कितना है? 4:3। ठीक है, ईच ऑफ देम सेव्स 2000 रुपीज पर ईयर। सेविंग दे रखी भाई ए की और बी की, कितनी? इसकी भी 2000 रुपये है और इसकी भी 2000 रुपये। बात समझ में आई? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दियर एनुअल इनकम। इनकम के बारे में बात हो रखी है, तो इनकम वाले पोर्शन में x ले लो। ठीक है, आपसे पूछ रहा है एनुअल इनकम का डिफरेंस पूछ रहा है दोनों का, तो भाई आपसे पूछ रहा है 2x की वैल्यू, यानी मेनली आपको x चाहिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
भाई डिफरेंस तो वही हो ना, देखो 9x और 7x का डिफरेंस 2x। अब x कैसा आएगा देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, जो वाला रेशियो वाला बचा हुआ है इसका फॉर्मूला लग जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि एक्सपेंडिचर होता है इनकम माइनस सेविंग, होता है ना भाई। या आदमी खर्च करता है या फिर बचाता है, तो जो खर्चा होता है वो इनकम से सेविंग हटा दो, वही खर्च हो गया। बहुत सिंपल सी चीज़ है भाई। अरे भाई 500 रुपये आपके पास है, अगर 200 खर्च कर दिए तो 300 बचाया ना। तो ये 200 कहाँ से आया, 500 माइनस 300। तो आप बोल सकते हो कि एक्सपेंडिचर जो हो गया आपका कितना हो गया, एक्सपेंडिचर कितना हो गया आपका, इनकम माइनस सेविंग हो गया। तो आप बोलोगे एक्सपेंडिचर का रेशियो 4/3 ए और बी का है, तो एक्सपेंडिचर होता है ए का इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हो जाएगा 9x माइनस 2000, समझ पा रहे हो। और बी का हो जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 7x माइनस 2000। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 9 या 27x हो जाएगा भाई, माइनस 3 दूनी 6000, इक्वल टू 7 को 28x हो जाएगा और माइनस 4 दूनी 8000 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब ये इधर ले जाओ तो x हो जाएगा और ये इधर आ जाओ तो 2000 हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप बात को। तो x की वैल्यू आ गई 2000। इट मीन्स 2x की आपको वैल्यू चाहिए, तो 2000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4000। यानी यही डिफरेंस हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये चीज़ तो लिखने की ज़रूरत है नहीं जो मैंने लिखी है यहाँ पे, आपको किस तरीके से एक ही लाइन में इससे करना है वो आप समझ सकते हो। समझ पा रहे हो बात को, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। अ मिल्कमैन क्लेम्स टू सेल मिल्क एट इट कॉस्ट प्राइस ओनली। मतलब मिल्कमैन ये दावा करता है इस बात का कि मैं कॉस्ट प्राइस पे ही तुम्हें सामान दूंगा, बट ही इज मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20% सिंस ही इज मिक्सड सम अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिल्क। मतलब बेईमानी कर रहा है, ठीक है। 20% क्या इसमें मिला रहा है, 20% प्रॉफिट इसने कमाया क्योंकि उसने क्या मिलाया, पानी मिलाया, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, मिल्क की परसेंटेज इसमें पूछी हुई, ठीक है भाई। समझ पा रहे हो आप बात को। तो यहाँ पे जब भी बेईमानी वाला क्वेश्चन आता है तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू जितने की इसने गड़बड़ी करी होगी अपॉन फॉल्स वैल्यू, गलत वाली वैल्यू लिखोगे इनटू 100 लिखोगे। समझ पा रहे हो, ये याद रखना है आपका, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू एरर अपॉन फॉल्स वैल्यू इनटू 100, ठीक है। तो मान लो 20% प्रॉफिट तो है ही यहाँ पे, ठीक है। मान लो गड़बड़ी इसने करी एक्स की, ठीक है, एक्स पानी डाला इसमें मान लो, तो 100 माइनस एक्स क्या होगा, गलत वाली वैल्यू रही होगी, ठीक है, इनटू 100% के लिए लगाते हैं। समझ पा रहे हो बात को। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 20 पंजे 100, ये आ जाएगा 100 माइनस एक्स की वैल्यू 5x के बराबर। तो यहाँ पे 6x की वैल्यू 100 होगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/3। x की वैल्यू 50/3 है, तो परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द वाटर, तो ये तो इतना परसेंट हो गया x की वैल्यू, भाई 100 में था ना, ये देखो 100 में था, 100 में लिया था। तो आपके पास जो मिल्क होगा वो 100 माइनस 50/3 होगा, तो 350 यानी 250/3% आपके पास ये आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। समझ पा रहे हो आप बात को, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत ही चिंदी सा क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से, करवा भी रखा है ऐसे क्वेश्चन 2014 में आया था। तो ए बी दे रखा आपके पास 2:3 और बी सी आपके पास दे रखा 5:7 और सी डी आपके पास दे रखा 3:10। ए डी पूछा है तो कंबाइन कर देंगे पहले, है ना, कंबाइन कर देंगे। यहाँ भी 5 है, यहाँ पे 3 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से, तो हो जाएगा 10:15 और ये हो जाएगा 15:21, ठीक है। अब सी यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 3 है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 21:70 हो जाएगा, बात ठीक है। ए और डी पूछ रहा है, तो ए 10 है, बी 15 है, सी 21 है और डी 70 है। तो ए और डी पूछ रहा है, तो ए और डी सिर्फ लिखो 10 और 70, यानी 1:7 आपका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। बोलो बात समझ में आई, ठीक है।
आगे देखेंगे ध्यान से। इन अ सर्टेन स्कूल, एक स्कूल में रेशियो बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो दे रखा है वो 7:5 का दे रखा। इफ़ देयर आर 2400 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, कितना है 2400 है, तो भाई ये टोटल कितना है 12, 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 दूनी 24, 200। आपको पूछा है हाउ मेनी गर्ल्स, गर्ल्स का मतलब ये 5 है, तो 5 की वैल्यू 5 दूनी 10, 1000 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो एक्स रेशियो है, डायरेक्ट एक्स की जगह सीधा रख दो 5 और वाई की जगह रख दो कितना, सॉरी एक्स की जगह कितना रखोगे आप 7 और वाई की जगह कितना रखोगे 5। ये वाली एक्स की वैल्यू हो गई और ये वाली वाई की वैल्यू। तो यहाँ पे है 5 इंटू एक्स मतलब 7 माइनस 2 इंटू 5 रेशियो 3 दूनी 3 सते 21, 3 इंटू 21 कर दो, 1 मिनट, हाँ 3 गुणा 21 नहीं, 3 इंटू एक्स मतलब 7 माइनस प्लस 2 इंटू वाई का मतलब कितना हो गया 5, तो 7 पंजे 35 माइनस 10 है ना, रेशियो 21 प्लस 10 यानी 25:31 यहाँ पे आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो ये रही आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन की कहानी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले बात करते हैं किसी नंबर की, ठीक है। तो भाई कोई नंबर आपने लिख लिया, मान लो 35 कोई नंबर है, ठीक है। इसमें 5 क्या है, एक डिजिट है, और 3 एक क्या है, डिजिट है। समझ पा रहे हो आप बात को, 5 और 3 क्या है, डिजिट्स है। अगर इस पूरे की बात करूं तो ये नंबर आपके पास है, संख्या है आपके पास, ठीक है। तो डिजिट से बनके या तो डिजिट ही 5 अगर सिंगल लिखूं तो ये डिजिट भी है और नंबर भी है, सिंगल अगर लिखूं। लेकिन 35 लिखा तो 5 डिजिट है, 3 डिजिट है, इन दोनों डिजिट को मिला के एक नंबर बना हुआ है। तो नंबर और डिजिट में आपको कंफ्यूजन क्लियर है, ठीक है। दूसरी चीज देखो, नंबर जो होते हैं आपके वो 2 टाइप के होते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो अगर बात करूं रियल नंबर की, तो जिसे नंबर लाइन में डिनोट किया जा सकता है, जैसे बीच में 0 है, इधर 1 2 आगे चला पॉजिटिव में, इधर -1 -2 इधर चला नेगेटिव इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, है ना। तो जिस नंबर को भी अगर नंबर लाइन में डिनोट किया जा सकता है उसे कहते हैं रियल नंबर। और इमेजिनरी नंबर आपने 11th में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो ये हमें अब नहीं पढ़ना है, ये आपको नहीं आता है। इस सब चीज़ों से अब क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, ठीक है। अब रियल नंबर में क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है, तो आप हेडिंग डालोगे सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्या डालोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है किसके बारे में, रियल नंबर के बारे में, ठीक है। तो रियल नंबर को 2 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, या तो इंटीजर होगा, ठीक है, और या फिर डेसिमल होगा, बस। इंटीजर आपको पता ही है, 0 1 2 3 ये सब चला आगे, है ना, इन्फिनिटी तक, और -1 -2 डॉट 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 और माइनस इन्फिनिटी, ये आपके इंटीजर्स होगी जो फ्रैक्शन में नहीं होते, ठीक है। डेसिमल आपको सभी को पता है, पॉइंट्स में जो होते हैं वो डेसिमल हो गए। डेसिमल का मतलब इसको 2 भागों में और हम बांटेंगे डेसिमल को, ठीक है। नंबर एक टर्मिनेटिंग और दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे 7.36 हो गया, ये खत्म हो गया, सॉल्व हो गया, इसके बाद कुछ नहीं है ना। हिंदी में इसे बोलते हैं शांत और इसको बोलते हैं अशांत। समझ पा रहे हो।
जैसे यहाँ पे 2.35 है, 7.78 है, ये ख़त्म हो जाता है जो नंबर सॉल्व करने के बाद, वो आपका टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में है, एक है रिपीटिंग, एक है नॉन रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है, जैसे 3.3333 ऐसे चलता है, 3.343434 ऐसे चलता है, 5.658 ये सब चलेगा। समझ रहे हो बात को। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब है जैसे 3.345153 पता ही नहीं है क्या है आगे, 5.261394 एक पैटर्न नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इन सब को एक बार मैं जूम इन कर लेता हूँ, आपको ये क्लियर करवाना चाह रहा मैं कि एक्चुअल में नंबर्स होते क्या। इन सारे नंबर्स में जो ये सब हमने लिखे हैं, इनमें से जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, यही नंबर सिर्फ इर्रेशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। बाकी जितने भी नंबर्स हैं, बाकी जितने भी टाइप के नंबर्स हैं, सारे रैशनल होते हैं। ये बात क्लियर है। यानी रियल नंबर के डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले जो नंबर है वही सिर्फ इर्रेशनल नंबर होते हैं, बाकी सारे रैशनल नंबर होते हैं। इतनी सी बात मुझे लगता है कि आप सभी को बच्चों को क्लियर होगी बात, ठीक है। अब जाते हैं थोड़ा इंटीजर्स की तरफ ना, थोड़ा जाना चाहिए अब किसकी तरफ, इंटीजर्स की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। इंटीजर्स में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं इंटीजर्स में। इंटीजर आपको पता है, अभी मैंने बताया भी है कि भाई नेगेटिव से -2 -1, समझ पा रहे हो, ठीक है। 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। इनमें से आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 इंटीजर हो गए। नंबर 2 लिखो आप होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या हिंदी में, ठीक है। ये है 0 1 2 3 डॉट डॉट, 0 से लेके इन्फिनिटी तक प्लस वाले साइड में। दूसरा है नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, सॉरी नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, ये 0 इसमें नहीं होता। 1 2 3 से आपका ये स्टार्ट, ठीक है। बात करें तीसरा प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं। एक डेफिनेशन आप याद करते हो जो खुद से कटता है और एक से कटता है, बस नहीं, आपको ये याद रखना है जिसके केवल 2 फैक्टर। एग्जाम्पल के 2 3 5 7 11 13 ये सब चले। क्यों मैंने ऐसे बोला, क्योंकि एक भी एक कन्फ्यूजन है, एक का तो एक ही फैक्टर होता है ना, और एक कोई प्राइम नंबर नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है, देखो इसके 2 फैक्टर 1 और 2, इसके 1 और 3, इसका 1 और 5, 1 और 6। तो जिसके 2 और केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक, तो ऐसे नंबर ही आपके क्या होते हैं, प्राइम नंबर। समझ पा रहे हो। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करूं तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। 2 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और 2 क्या है, ओनली इवन प्राइम। एक 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद आप लिखो कंपोजिट नंबर। क्या लिखो, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। ये बहुत आसान है, ठीक है। जिसमें 2 फैक्टर से ज्यादा होते हैं उसी को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर इज 4, फिर 6, फिर 8 9 10, है ना, डॉट 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 डॉट। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जिसमें
दो से ज़्यादा फैक्टर, जैसे 4 के फैक्टर की बात करूँ तो 1 भी 4 का फैक्टर है, 2 भी 4 का फैक्टर है, खुद 4 फैक्टर है, तो 3 फैक्टर इसके हो गए। इसकी बात करूँ तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 खुद भी है, 4 फैक्टर हो गए। इसकी बात करूँ तो 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है और 8 भी है, 4 फैक्टर हो गए। तो जब 2 से ज़्यादा फैक्टर किसी नंबर के हो जाते हैं उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है वो 4 होता है। ये बात आप नोट करके लिख दीजिए। समझ पा रहे हो आप बात को। इसके बाद बात करूं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि है को प्राइम नंबर। ये इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं भाई, ठीक है। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर पेयर में होते हैं। किस में होते हैं भाई? पेयर में। जैसे मान लो 2 3 है ना, 6 7 9 11 है ना, 12 और 19, ये मतलब ऐसे नंबर जिनमें कोई भी तीसरा नंबर कोई फैक्टर ना हो, कॉमन फैक्टर ना हो एक से अलावा, यानी ऐसे पेयर जिनका HCF 1 होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। समझ पा रहे हो? ठीक। बाकी रैशनल इरेशनल कंडीशन मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में ही समझा दी थी, ठीक है। इसके बाद आप सभी को इवन पता है, ऑड पता है, रैशनल इरेशनल पता है, ये सारी छोटी छोटी कहानी जो आपको पता है, ठीक है। इसके बाद नंबर सिस्टम की थ्योरी में, बाकी तो क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, बट थ्योरी में एक चीज़ और लिख लो आप, क्या? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू, जैसे मान लो मैंने कोई नंबर ले लिया 2 5 6 8 9 है ना, तो मैं 6 की प्लेस वैल्यू लिखूंगा तो 6 के बाद जितने नंबर है उतने 0 लिख दो, बस। बहुत सिंपल। और फेस वैल्यू 6 की 6 ही होती है। समझ पा रहे हो? बहुत आसान है। प्लेस वैल्यू का मतलब हो गया उस नंबर के बाद जितने 0 वो लगा देना, यानी 600 इसकी प्लेस वैल्यू, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार है ना, तो 600 के पास है ये, तो 100 प्लेस पे है, ठीक है। तो 600 इसका आंसर हो जाएगा। और फेस वैल्यू की बात करूं तो वही नंबर उसका फेस वैल्यू होता है। बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू में। ये कई बार हो सकता है कि डिफरेंस पूछ दे कि 6 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस पूछेगा तो 594 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सम पूछ सकता है, मल्टीप्लिकेशन पूछ सकता है, ऐसे इजी क्वेश्चन इसमें होते हैं। अब कई बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, जो क्वेश्चन में चीज़ें हमें पता चलेगी, फिर हम उस चीज़ को, अगर कुछ थ्योरी की वहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो वहीं हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस के पोर्शन में। लास्ट एक और ये उम्मीद करता हूँ आपसे कि भाई जो डिविजिबिलिटी रूल है ये आपको पता होगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ये पता होगा, आप इसे पढ़ लें। अगर आपको पता नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जो आता रहेगा उसके हिसाब से हम चलते रहेंगे, कहानी को चलाते रहेंगे, ठीक है भाई। चलो, पहला क्वेश्चन ही डिविजिबिलिटी रूल पे आ गया है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? बाय एडिंग x टू दिस नंबर द रिजल्टिंग नंबर बिकम्स डिविजिबल बाय 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? सबसे पहले ध्यान देखेंगे, जैसे मान लो यही नंबर है हमारे पास 1 2 5 4 9, ठीक है, 5 4 9 3 4, ये नंबर है हमारे पास। तो ऑड प्लेस पे जो नंबर है या इवन प्लेस पे जो नंबर है उन दोनों का सम निकालना है, यानी एक को छोड़ के सम निकाल दो, ये जोड़ दो आप, है ना। ये जोड़ दोगे तो आपके पास 5 और 1 6 और 9 15 और 4 19, 19 एक आपके पास आया। और दूसरी साइड आपको जो बचे हैं वो जोड़ दो, जैसे 2 4 6 और 3 9, ये जोड़ दो आप, इनका डिफरेंस निकाल दो। जो इनका डिफरेंस निकलेगा, यानी ऑड पोजीशन पे और इवन पोजीशन पे जो भी होगा उनका डिफरेंस लिखना है, सिर्फ माइनस या प्लस पे ध्यान नहीं देना है। हो सकता है आप 9 पहले लिखते और 19 बाद में लिखते, तो माइनस प्लस पे ध्यान नहीं देना है। आपके पास यहाँ पे 11 आ गया, तो या तो 11 के मल्टीपल में कुछ आए या फिर 0 आए तो वो 11 से डिविजिबल होता है। ये बात दिमाग में डालो आप। समझ पा रहे हो आप बात को? तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इनका डिफरेंस कितने का है, 10 का है, तो ये नंबर तो डिविजिबल नहीं होगा, है ना। अगर 11 का डिफरेंस या 11 के टेबल में आता है तो डिविजिबल होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखेंगे ध्यान से। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? x कोई नंबर जोड़ना है यहाँ पे, तो ये तो डिविजिबल नहीं था भाई, इतनी सी तो बात क्लियर है। समझ पा रहे हो आप बात को? इतनी बात तो क्लियर है, ये डिविजिबल नहीं था, हमने अभी निकाला है ये। अब इसमें अगर मैं इन 1 या 1 घटा दूं या 1 जोड़ दूं, देखो x की वैल्यूज क्या है आपके पास, 1 या -1 है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, अगर इसमें मैं 1 जोड़ दूं तो ये पहले 1 रख के देख लेते हैं, तो 1 2 5 4
12549 35 हो जाएगा, 34 था 35 हो जाएगा एक जोड़ के। अब जोड़ के देख लो, सिंपल सा हो जाएगा। देखो 1 + 5 6 और 9 15 और 5 20 हो गया ये डिफरेंस। इसका डिफरेंस किसके साथ, 2 4 6 और 3 9, कितना आ गया 11 आ गया। यानी एक जोड़ने पे तो x की वैल्यू तो कंफर्म हो गई 1 हो गई, यानी ये -1 वाली रिजेक्ट हो गया। अब आपको बोल रहा है वाइल एडिंग y, अगर इसमें कुछ जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, y को ऐड करने पे मेक्स द रिजल्टिंग नंबर डिविजिबल बाय 3। 3 का रूल क्या होता है भाई, 11 का रूल आपको समझ में आ गया। 3 का रूल क्या होता है कि 3 का जो रूल होता है, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपके पास नंबर है 1 2 5 4 9 3 4, आपने सब जोड़ दिए, 3 5 8 4 12 और 9 21 और 3 24 और 4 28 इसका सम आ गया। तो एक माइनस करूंगा तो 27 हो जाएगा और एक प्लस करूंगा तो 28 29 हो जाएगा। तो प्लस करने पे 29 आ रहा, माइनस करने पे 27 आ रहा, क्योंकि y की वैल्यू भी +1 या -1 में से ही है। तो आपको क्लियर साफ दिख रहा है कि -1 करने पे 27 है, ये 3 से डिविजिबल हो जा रहा। तो सम ऑफ डिजिट्स कट रहा है यहाँ से, तो 27, इसका मतलब एक माइनस करना चाहिए, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी -1। x +1 y -1, यानी बी ऑप्शन आपका सही है, दोनों प्लस में नहीं होंगे। ये आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। यानी अगर इस नंबर पे अगर एक में जोड़ दूं तो फिर 11 से कट जाएगा, और एक अगर घटा दूं तो वो 11 से फिर 3 से कट जाएगा इजीली। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉन्सेप्चुअल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, बजाय कि कोई नॉर्मल इक्वेशन या कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। a की पावर n प्लस b की पावर n कभी भी आता है तो a प्लस b का ही मल्टीपल होता है, और कुछ इसमें आ जाएगा आगे। ठीक है, a की पावर n प्लस b की पावर n कभी भी होता है तो a माइनस बी, ये अलजेब्रा में मैंने आपको डिटेल बताई थी। ठीक है, फॉर ऑल इंटीजर्स ऑफ n, नहीं गलत, n इज एन इवन नहीं, ऑड नहीं, फॉर नो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, n की कोई वैल्यू के लिए ये इसका डिविजिबल नहीं होगा। फैक्टर होना मतलब ये फैक्टरी तो है, डिविजिबल होना ही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे आपका आंसर आ गया। a माइनस बी यहाँ होना चाहिए था, तब हम बोल सकते थे कि किसी भी वैल्यू के लिए वैलिड है। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से, बड़ा प्यारा क्वेश्चन इसमें है, आप देखेंगे ध्यान से इसे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट नंबर बताने हैं आपको। कितने 3 डिजिट नंबर हैं जिसके यूनिट में तो 7 है और डिविजिबल बाय 11 है। बहुत अजीब क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है। ये क्या बोल रहा है, ऐसे 3 डिजिट के नंबर बताओ जिसमें यूनिट में 7 होगा। समझ पा रहे हो, यूनिट में क्या होना चाहिए 7। ऐसे कितने, तो मिनिमम 6 से लेकर 9 तक की कहानी यहाँ पे है। तो 6 तो बना ही देते हैं कि 6 तो भाई हो रहा ही होगा, है ना, 6 तो रहा ही होगा। 1 2 3 4 5 6 बना दिया हमने। ठीक है, अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज, ये 11 से कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 3 नंबर है, मान लो ए बी सी, अगर तो a प्लस सी और b का डिफरेंस जो है या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। ये बताया था मैंने कि ऑड या इवन। देखो ये ऑड पोजीशन पे है और इवन पोजीशन पे सिंगल b है, तो a प्लस सी और b का डिफरेंस या तो 0 हो चाहे 11 हो। पहले 0 निकालते हैं, पहले 0 निकाल लेते हैं, फिर 11 निकालेंगे। तो 0 के लिए 7 के साथ हम क्या कर लेते हैं भाई, 1 जोड़ लेते हैं। अगर एक एक करके कर लेते हैं, 1 जोड़ लेते हैं तो 8 हो गया। 8 से कितना माइनस करूं, 8 ही माइनस करूंगा, 8 से 8 ही माइनस करूंगा तब 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये 11 से एक डिविजिबल हो जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ पे 11 से डिविजिबल क्यों है ये, क्योंकि 7 + 8, 7 + 1, 7 + 1 -8, ये 0 आ रहा है, इसलिए ये वाला जोड़ देना है और बीच वाले से माइनस कर देना है। ये कंडीशन मैंने 11 की आपको बता रखी है, इससे पहले भी 11 का क्वेश्चन था। इसका मतलब 11 का डिविजिबल इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हो बात को। दूसरा आप चेक भी कर सकते हो कि देखो 11 कम 11 बचे 1, 7 बचे, 11 7 77 कट रहा है। अब 2 रखो यहाँ पे, तो 9 हो गया, तो 9 ही माइनस करोगे तो देख लो 11 दूनी 22, 7 11 7 77, एक नंबर ये हो गया आपके पास, सही है। एक 7 यहाँ पे लिया, अगर यहाँ 3 लिया, 7 और 3 10 हो गया। अब कितना हो गया आपके पास 10 अगर हो गया, तो 10 से क्या माइनस करूं कि 0 आ जाए, तो भाई नहीं हो पाएगा। तो 10 लिखना पड़ेगा, 4 डिजिट का हो जाएगा। इसका मतलब ये गलत है, आप 3 नहीं रख सकते, आपको डायरेक्ट अब 4 रखना चाहिए। तो 7 4 11 हो गया, तो 11 से क्या माइनस करूंगा कि या तो 11 ही आ जाए, या फिर या तो 11 ही आ जाए या
जीरो आ जाए, तो भाई 11 ही आ जाए, तो हम क्या करेंगे 7 4 11 और यहाँ पे जीरो रख लेते हैं। भाई सीधी सी बात है ना, 4 7 4 11 माइनस जीरो, 11 ही बच गया, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, साथ के साथ 5 रखूँगा तो 12 हो गया, 1 माइनस कर दोगे तो 11 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? 7 के साथ अगर 6 6 दूनी 12 13 हो गया, तो 2 माइनस करूँगा तो 11 बच जाएगा। 7 के साथ अगर मैं रखूँ 7, तो 7 7 14, 3 माइनस कर दो 737 एक नंबर हो जाएगा। ठीक है, 7 के साथ और भी देखो, 7 के साथ अगर 9 रखूँ, 9 और 7 16, 16 में से कितना घटाऊंगा, 5 घटा दूंगा तो फिर 11 से कट जाएगा। ठीक है, फिर 7 के साथ बस इतना ही आ जाएगा। 7 के साथ 8 नहीं रखा ना हमने, 7 के साथ 8 भूल गए थे, डायरेक्ट 9 रख दिया था ना। 7 के साथ में 14 15, 15 में से 4 माइनस कर दो, ये नंबर बस। अब 7 के साथ अगर 10 रखूंगा तो ये ज़्यादा बड़ा आ जाएगा, 4 डिजिट का हो जाएगा। यही आपके नंबर होंगे, कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आई? बहुत आसान है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे ध्यान से क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखेंगे। द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग द गिवन इंटीजर a एंड b बाई 7। अगर किसी नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं तो 5 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, ए नंबर को किसी को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5, ए को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बच रहा, और बी को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 बच रहा है। ठीक है, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ ए बी इज डिविजिबल बाई 7, तब रिमाइंडर आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान है, वैल्यू पुटिंग से। वैल्यू पुटिंग से कैसे भाई, आप ऐसा नंबर ले लो सबसे छोटा, 12 ले लो, तभी तो 5 7 ही कम 7 बचेगा, 5 बचेगा यहाँ पे। समझ पा रहे हो? और यहाँ पे क्या ले लो, 7 ही कम 7, 4 अगर जोड़ना है तो 11 जोड़ दो यहाँ पे, 7 ही कम 7 हो गया, बचे 4। मतलब मैंने ए ले लिया 12 और बी ले लिया 11। ऐसा क्यों लिया? क्योंकि इसको 7 से डिवाइड करने पे 5 बच रहा है, इसको 7 से डिवाइड करने पे 4, यानी आप उस नंबर पे रिमाइंडर का जोड़ दोगे तो ये नंबर आ जाएगा इजीली। समझ लो, रिमाइंडर जोड़ दोगे तो ये नंबर आ जाएगा, तो आप इजीली सोच पाओगे उसे। ठीक है, अब 12 गुणा 11 को 7 से डिवाइड करना है, 12 12 की 112 धाम 120, 12 132/2, तो रिमाइंडर देख लो, 7 कम 7 6, 7 8 56 बचे 6 रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है आपका, यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी 132 को 7 से डिवाइड कर दो आप, कंप्लीटली कटने के बाद 6 रिमाइंडर आपके पास बचेगा, यानी डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। बहुत आसान है वैल्यू पुटिंग से, अदरवाइज ये करना बहुत मुश्किल, यानी महाभारत हो जाएगी भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द एक्सप्रेशन 2 की पावर 2 की पावर 12n और -6 की पावर 6n। क्या कहेंगे इसके बारे में? n पॉजिटिव इंटीजर है तो 1 2 रख के देख लेते हैं, 1 रख के देख लेंगे, अगर 2 ऑप्शन मैच हो रहे होंगे तो 2 भी रख के देख लेंगे। तो n इक्वल टू अगर 1 रखूँ तो 2 की पावर 12 हो जाएगा, -6 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 12, 2 की पावर जो 10 होता है, 2 की पावर 10 होता है 1024, 2 की पावर 11 हो जाएगी 2048, और 2 की पावर 12 हो जाएगी आपकी 4096, है ना। तो ये हो जाएगा 4096, कितना हो जाएगा 4096, माइनस 6 की पावर 4, 6 के 36, 6 के 216, तो होगी पावर 3, 6 से और मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 36, और 6 कम 6 और 3 9, और 6 दूनी 12, 1296। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 0, 9 में से 9 गए 0, और 40 में से 12 गए, आपके पास बचा 28। अब देखो क्या, लास्ट डिजिट इज 4, नहीं गलत हो गया, लास्ट डिजिट इज 8 गलत, लास्ट डिजिट 2 गलत, लास्ट 2 डिजिट इज 0। देखो लास्ट 2 डिजिट क्या है, 0 है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया। बहुत आसान है, अगर यहाँ पे 2 ऑप्शन होते, मैच कर जाते अगर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, तब हम इसमें वैल्यू 2 भी रखते, फिर यहाँ पे बहुत बड़ी महाभारत हो जाती, 2 की पावर 24, तो इसीलिए इन्होंने ऐसा बड़ा क्वेश्चन दिया नहीं है। तब आप n ऐसा होता है जो थोड़ा छोटा हो जाता और फिर इजी हमारे लिए हो जाता भाई। समझ पा रहे हो आप बात को? ठीक, अब देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन। फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n एक पॉजिटिव इंटीजर है, dn क्या है, द पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर ऑफ n। ठीक है, dn क्या है, डिवाइजर ऑफ n, dn का मतलब क्या है, n का डिवाइजर है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, फिर ब्रैकेट d, फिर ब्रैकेट d, फिर ब्रैकेट d, और फिर 12 आपके पास, मतलब ऐसा आपने दे रखा, आपको लिख रखा ये
डिवाइज़र ऑफ डी, डिवाइज़र ऑफ 12, फिर ब्रैकेट, फिर क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। यानी डी, ये डी और इसका मतलब 12 का डिवाइज़र कितने हैं, 12 के डिवाइज़र, नंबर ऑफ डिवाइज़र है ना, नंबर ऑफ डिवाइज़र। तो 12 के डिवाइज़र क्या है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है और खुद 12 भी, 1 2 3 4 5 6 डिवाइज़र है। समझ पा रहे हो आप बात को, है ना। तो डिवाइज़र ऑफ अंदर अब लिखोगे क्या, 6 के डिवाइज़र, 6 के डिवाइज़र आपको पता है 1 2 3 और 6 खुद, है ना। कितने हैं, 4। 4 के डिवाइज़र कितने हैं, 4 के डिवाइज़र 1 और 2 और 4 खुद, कितने हैं, 3। यानी 3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है ही नहीं। यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब होगा यहाँ पे आपका। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। इफ 3 sides of a right angled triangle are integers, their lowest form, ठीक है। तो लोवेस्ट फॉर्म कोई राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे छोटा रेशियो होता है 3 4 5, ठीक है। तो यानी 3 के मल्टीपल में हो सकता है लोवेस्ट, यानी 4 के मल्टीपल में हो सकता है या 5 के मल्टीपल में, तीनों में से कोई सा भी, जो भी ऑप्शन में होता है। तो आपके पास ऑप्शन में कौन सा है, बी, नन ऑफ दीज मत मारना, ठीक है, क्योंकि ये आप सोचोगे 3 के मल्टीपल भी होगा, तो 3 का मल्टीपल भी हो सकता है, लेकिन 5 का भी यहाँ पे मौजूद है, इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। इतनी सी बात क्या समझ में आई सभी प्यारे बच्चों के, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, पहला देखो स्टेटमेंट दे रखा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पढ़ने के लिए बोल रहा है, स्टेटमेंट पढ़ो। एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट क्या बताया था भाई, जो आपका जैसे 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 6 है ना, 8 9 10, जो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो एवरी कंपोजिट नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, भाई बात सही है, ये नेचुरल नंबर तो है ही ना, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, नहीं भाई, होल नंबर में आपका आता है 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3, तो सारे नहीं है, ये 0 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये वाला रिजेक्ट होता। तो ओनली 1 इज़ द करेक्ट आंसर, ओनली 1 आपका एकदम सही जवाब होगा, ठीक है भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो कितना चिंदी सा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आपको ये नंबर बोल रहा है किससे डिविजिबल होगा। 4 का रूल होता है क्या, 4 का रूल होता है लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4। तो लास्ट 2 डिजिट चेक करना है, ये नहीं हो रहा है तो 4 वाला रिजेक्ट हो गया। 8 वाला लास्ट 3 डिजिट डिवाइडेड बाई 8, तो लास्ट 3 डिजिट चेक करना है, 8 एकम 8 बचा, 974 सिर्फ चेक करना होता है 8 के लिए बस, है ना। तो 8 एकम 8, 1 बचा, 8 दूनी 16, 1 बचा, नहीं कट रहा है, इसका मतलब 8 भी रिजेक्ट, ठीक है। 11 का होता है इवन माइनस ऑड, तो 5 और 1 6, 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 8 27 और 2 27 और 2 कितना हो गया 29, 29 और 7 29 और 7 हो गया 36, माइनस या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, है ना। तो 8 और 2 10 और 7 17 और 5 22, 23 23 और 9 32, 32 और 4 36, 36 आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 11 का डिविजिबल है। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, नन ऑफ दीज होता अगर 11 का भी नहीं होता। तो हमने 3 का डिविजिबल का रूल भी पढ़ लिया क्वेश्चन में, 4 का भी पढ़ लिया, 5 का भी, 5 का तो 5 और 0 ही होता है, ठीक है। छठवां 6 का 2 और 3 से जो डिविजिबल हो जाता है वो हो जाता है। 7 का नहीं पढ़ा हमने अभी, और 11 का हम पढ़ चुके हैं, 8 का भी पढ़ चुके हैं, 9 का 3 की तरह होता है, सम ऑफ डिजिट अगर 9 से होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे, आपको वैल्यू पता चल ही जा गई होगी चीज़ों की, समझ पा रहे हो आप बात को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द 2 डिजिट नंबर, ऐसा 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है विच वन डिवाइडेड बाई सम ऑफ द डिजिट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। पहले सम ऑफ डिजिट से डिवाइड करना है, फिर प्रोडक्ट ऑफ डिजिट से डिवाइड करना है। द रिमाइंडर इज सेम, रिमाइंडर सेम आना चाहिए। द डिफरेंस ऑफ द कोशेंट इज 1, और जो कोशेंट आएगा यानी भागफल आएगा उनका डिफरेंस 1 होना चाहिए। एक एग्जांपल करके देखो, ऑप्शन से ही आपको ये करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। तो आपने 14 जब किया तो पहला ए ऑप्शन लिया, तो पहले क्या बोल रहा है कि ऐसा 2 डिजिट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ डिजिट कितना है 5, भाई 14 में सम ऑफ डिजिट्स कितना है 5 है, 5 से डिवाइड कर दो तो 5 दूनी 10, रिमाइंडर कितना है 4 है, ठीक है। अब बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट से भी करो, तो 4 एकम 4 है, भाई प्रोडक्ट ऑफ डिजिट 4 है, 14 को करो, 4 दूनी 4 3 12, बचे कितने 2, 2 रिमाइंडर, रिमाइंडर अलग अलग आ गया, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। अगला देखो बी ऑप्शन चेक करते हैं। 23 है,
इसको पहले सम ऑफ डिजिट्स यानी 5 से करो, 5 छक्कू 20 करो, 3 रिमाइंडर आ गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, 3 दूनी 6, 23 और 6 3 18, बचे कितना 5, रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है, सेम आना चाहिए था, ये भी हो गया गलत। ठीक है, अब सी चेक करो, सी चेक करो, थर्ड ऑप्शन 32 को 5 से करो अगर, तो 5 छक्के 30 हो गया, बचा 2 रिमाइंडर। और 32 को अगर प्रोडक्ट मतलब 3 दूनी 6 से करो तो फिर 6 पंजे 30, बचे 2, तो रिमाइंडर सेम आ गया है। कोशेंट का डिफरेंस 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना, 1 आना चाहिए। तो ये 6 है, ये 5 है, डिफरेंस 1 है। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन मैं इसे बोलूँगा, और बहुत आसान भी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। देखो ये तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्टली। फर्स्ट क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, देयर आर अ फाइनाइट नंबर और रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। 2 रैशनल के बीच में फाइनाइट मतलब काउंटेबल है भाई। 2 और 3 के बीच में क्या रैशनल नंबर फाइनाइट है? नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं, आप काउंट नहीं कर सकते। आपको बताया था कोई नंबर लाइन है, 2 नंबरों के बीच में बहुत सारे रैशनल और इरेशनल नंबर हो सकते हैं। समझ पा रहे हो आप बात को? ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, आपका गलत हो गया। सेकंड है, देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल। ये सही बात है, बहुत सारे अभी तो बताया गया, समझ रहे हो आप बात को? ठीक है, ये अभी बताया गया आपको कि बहुत सारे आते हैं। देयर इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर बिटवीन द, क्या गिने जा सकते हैं इरेशनल नंबर? नहीं, ये भी नहीं गिने जा सकते, ये भी कैंसिल। तो सेकंड वाला सिर्फ सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम यहाँ पे करेक्ट आंसर कहा जा सकता है। ठीक है, अगला भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है भाई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट देखो ध्यान से, नो इंटीजर, कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है इन द फॉर्म ऑफ 4k+3 वेर k इज एन इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस इज द सम ऑफ द 2 स्क्वायर। मतलब कि क्या बोल रहा है, देखो कि जो 4k+3 है तो k इक्वल टू अगर 1 लिखूँ मैं तो आ जाएगा 4 3 7 आ जाएगा। ठीक है, क्या ये फॉर्म होगी मान लो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करके, या फिर 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करके, या फिर 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करके, या 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करके, जो ऐसी फॉर्म बना दे। ठीक है, तो यहाँ पे तो 5 हो रहा है, यहाँ पे 9 और 1 10 हो रहा है, यहाँ पे 16 और 1 17 हो रहा है, तो भाई ये तो नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हो? ये 7 आ रहा है, देखो 7 आ रहा है, या फिर 4 दूनी 8, अगर 2 रख दूँ मैं के की जगह, तो 4 दूनी 8 + 3 11, 11 भी कहीं नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि वाकई में ऐसी वैल्यू नहीं है, ऐसी वैल्यू नहीं है, तो नहीं है, ये इसने भी बोला कि नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, पहली कंडीशन सही है, पहला सही है। अब देखना है कि दूसरा सही है या नहीं है। स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड। ऑड इंटीजर का स्क्वायर, ऑड का मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 होता है, या 5 का स्क्वायर होता है 25 होता है, या 6 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ये 8k+1 है या नहीं, ये देखना है। तो पहला k इक्वल टू अगर 1 डालूंगा तो फिर 9 आ गया, पहला तो सही है। k इक्वल टू अगर मैं 2 डालूँ तो 8 दूनी 16 और 1 17, ये नहीं है। तो कुछ है कुछ नहीं है, तो फिर ये गलत माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब ओनली 1 ही सही है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही जवाब होगा। ठीक है भाई, आ जाओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिट डिजिट बेस्ड क्वेश्चन आ गया मेरे ख्याल से, नहीं रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देखो व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 4 की पावर 1000, 4 की पावर 1012 है, अगर इसको 7 से डिवाइड कर दें तो फिर क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि 7 से डिवाइड करने पे ऊपर कुछ आ जाए 1, 7 के जो मल्टीपल है ना उसमें कुछ 1 आ जाए तो ऊपर चेंजेस करना पड़ेगा, 7 का मल्टीपल लाने की कोशिश करनी पड़ेगी, 1 कम या 1 माइनस। समझ रहे हो? जैसे भाई 4 का टेबल पढ़ो, 4 की पावर 1 कितना होता है 4, 4 की पावर 2 कितना होता है 16, यूनिट में 6 है, 4 की पावर 3 कितना होता है 4 चौको 16 चौको 64 4, 4 की पावर 4 में 4 चौको 16 चौको 64 चौको 4 चौको 16 6। समझ पा रहे हो आप बात? ठीक है, तो इसमें से आपको यहीं पे देखो 4 की पावर 3 का मतलब एक्चुअल में 4 नहीं 64 होता है ना, यानी 4 की पावर 3 में 64 क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि आपको पता है कि 7 से डिवाइड करने में 7 में 63, यहाँ 1 बचेगा, मतलब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ 4 की पावर 3 में अपॉन 7 कर दो। अभी बताता हूँ क्या वजह है, देखो ध्यान से।
4 की पावर 3 लिखा मैंने, तो इससे डिवाइड करो अब 3 को जरा, तो 3 तियां 9, 1 बचा, 3 तियां 9, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 1 बच गया, यानी इंटू 4 तो है अभी। ऐसे फॉर्म में चेंज कर सकता हूं मैं, मतलब ये तो पावर होगी आपकी 1000 किसके आसपास तक, 4 की पावर 1 बची ना, ये 3000 जो 337 इंटू 3 हो जाएगा 1011, और एक ये हो गया 1012। मतलब ये है इसका कि ये अलग अलग मैंने सेपरेट कर दी। अब अलग अलग इसलिए सेपरेट मैंने करी है कि 4 की पावर जो 3 है ये 64 है, तो 64 की पावर अगर 337 है या कुछ भी अपॉन 7 है, तो ये ऐसे होगा लगभग लगभग 64 इंटू 64 इंटू 64 ऐसे करके होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, अपॉन 7। तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, एक कितने बार भी इंटू कर लो, रिमाइंडर देख लो, यहाँ पे 64 में कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा रिमाइंडर, तो इसीलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। 4/7 हमारे पास बचा है, यानी छोटा वाला नंबर ऊपर वाला अगर छोटा ही है तो वही आपका आंसर हो जाएगा 4। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बस इसमें थोड़ा बहुत है जो आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो 5 + √10 ऊपर है, ठीक है, नीचे 5 √5 है एक, माइनस आपके पास ये है 2√20, √20 को 4 × 5 यानी 2√5 लिख सकते हो, है ना, 20 को, माइनस 32 को 16 × 2 लिख सकते हो, 16 का तो हो गया 4, √2 का √2 प्लस 50 को लिखते हैं 25 2, 25 का 5 √2। समझ पा रहे हो आप अब बात को। 5 + √10 ऊपर है, √5 5 √5 माइनस 10 √5, ठीक है, और ये वाला आपके पास √2 हो गया, 4 √2 5 √2 1 √2 हो गया, और यहाँ पे आ गया था हमारा 5 √5 सॉरी, समझ पा रहे हो। तो √2 + 5 √5, ठीक है, ठीक है, ये 5 √5 है और ये 4 √5 है, सॉरी 1 √5 आ गया भाई, इसको काट दो, 1 √5 ही बचा आपके पास, ठीक है, और वो भी प्लस का, ठीक है। अब ये आया लेकिन ये ऑप्शन में तो है नहीं, तो इसको कर देते हैं रैशनलाइज। तो √5 बड़ा है, इसको पहले लिख दोगे, √5 माइनस, ठीक है। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 √5, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 √2, ठीक है। अब ये इससे होगा तो 50 √50, और ये इससे होगा तो -√20 अपॉन नीचे a + b a - b होगा तो 5 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 2, रूट मतलब रूट में इसलिए 5 का तो 5 हो जाएगा और 2 का तो 3 बचेगा मतलब यहाँ पे, ठीक है। ऊपर देख लो 5 √5 5 √2 और 5 √5, ठीक है, ये तो सेम रहेगा। एक काम करते हैं, इसको हटाओ, इसको थोड़ी शॉर्टकट में करते हैं, ऊपर ही कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास 25 × 2 यानी 5 √2, ठीक है, 5 √2 हो गया, और ये हो गया आपके पास 4 यानी 2 √5, ठीक है। तो 5 √2 से 5 √2 खत्म, एक प्लस का एक माइनस का, और 5 √5 से 2 √2 माइनस करेंगे तो 3 √5 आ जाएगा, और नीचे 3 है, ये कैंसिल हो गया, √5 आपका करेक्ट आंसर, यही ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब होगा, ठीक है। ये रहा आपकी नंबर सिस्टम की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, m की मैक्सिमम वैल्यू बताओ इफ द नंबर्स 5 की पावर m, 5 की पावर m में कन्वर्ट करना है बस। इसमें 5 की पावर तो एक ही होगी भाई, इंटू तो 7 होगा ना, इसमें 5 × 9 होगा, 5 × 11 होगा, 5 × 12 होगा, इसमें 5 आएगा ही नहीं, और इसमें 5 का स्क्वायर 25 × 3 होगा। तो 5 की पावर लिखनी होती है बस, 1 2 3 4 और 2 6, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह की आपकी प्रिपरेशन है, आप क्वेश्चन को टैकल किस तरीके से कर रहे हो, अप्रोच क्या हो रहा है आपका, यही चीज़ों के लिए इस क्रैश कोर्स का हमने लॉन्च किया था। तो उम्मीद है कि आपको नंबर सिस्टम की चीज़ें अच्छे से पता चल गई होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो चैप्टर हमारा है, लास्ट चैप्टर जो आज की क्लास का हमारा है, जिसका नाम है सेट थ्योरी, है ना। जिन बच्चों ने
11th में मैथ्स पढ़ी है उनको सेट अच्छे से आता होगा। ठीक है, सेट होता क्या है आप सभी को पता है कि सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। वेल डिफाइंड होने का मतलब जो बात सबके लिए सत्य हो, जो बात सबके लिए सत्य हो, सेम बात होनी चाहिए सबके लिए। जैसे मैंने अगर बात करी कि भाई कि कोई नेचुरल नंबर का सेट है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 सबके लिए नेचुरल नंबर की सेट वही है सेम, ठीक। या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन जो आपको वेल डिफाइन कलेक्शन लगता है कि ऐसा कलेक्शन जो कि एकदम काउंटेबल हो। वेल डिफाइन में या तो काउंटेबल होनी चाहिए चीजें, ठीक है, या तो काउंटेबल होनी चाहिए या फिर सेटिस्फाई होना चाहिए फॉर ऑल, सेम डेफिनेशन फॉर ऑल, सेम डेफिनेशन, यूनिक डेफिनेशन बोल सकते हो आप। क्या लिख दोगे? यूनिक डेफिनेशन बोल दोगे, यूनिक डेफिनेशन। समझ रहे हो बात को? यूनिक डेफिनेशन होनी चाहिए वो, ठीक है, यानी फिक्स बात कुछ बैठनी चाहिए। आपने 11 में बहुत सारे एग्जाम्पल भी इससे रिलेटेड पढ़े होंगे, ठीक है। तो मैथ्स में जब सेट लिखते हो तो किसी कैपिटल लेटर से आप लिखोगे, कर्ली ब्रैकेट का यूज करोगे, उसके अंदर की चीजें, मान लो ये ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी डी, ये आप कर्ली ब्रैकेट में लिखो। मैंने क्या बोला? सेट लिखने का तरीका होता है, ये आप कैपिटल लेटर में लिखोगे, ये आप स्मॉल लेटर में लिखोगे जो इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, और इसमें कर्ली ब्रैकेट का आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में जो भी सेट होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर का सेट हो गया एन से जेड इंटीजर हो गया, या आई इंटीजर हो गया, या क्यू रैशनल नंबर, या रियल नंबर आर, या होल नंबर डब्ल्यू होता है, ठीक है। तो इनको सेट नहीं बोल रहे हैं अभी फिलहाल के लिए हम, ये अभी तक मैथ्स में कुछ नामकरण करे जा रहे हैं, बस सिर्फ इतना। इनको सेट अभी हम किसी कंडीशन में बोलेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, अनकाउंटेबल हो गए, समझ रहे हो ना। इंटीजर्स भी अनकाउंटेबल हो गए, आपका रैशनल नंबर भी अनकाउंटेबल, रियल नंबर भी, होल नंबर भी, सब अनकाउंटेबल है। तो ये सेट के कंडीशन में, डेफिनेशन में नहीं आ पाएंगे। समझ पा रहे हो आप बात को? ठीक है, उसको काउंटेबल हम बना सकते हैं जब कुछ से कहीं तक मीनिंग हमारे पास होगी, ठीक है। एक चीज हमें पढ़नी है, नोट करते जाना, कार्डिनल नंबर। क्या पढ़ना है? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, बस इन अ सेट। किसी सेट में कितने एलिमेंट हैं उसे कार्डिनल नंबर बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने ए सेट लिया, इसमें लिख दिया ए बी सी डी ई एफ, तो इसका कार्डिनल नंबर जो हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 इसका क्या हो गया? कार्डिनल नंबर हो गया, ठीक है। इजी है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत यहाँ में आपको नहीं होगी, ठीक है भाई। अब टाइप्स ऑफ सबसेट आप लिखोगे। क्या लिखोगे भाई आप? अब टाइप्स ऑफ सबसेट, टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। सबसे पहला नंबर और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसका नाम है आपका पास सबसेट, ठीक है। सबसेट क्या होता है, ध्यान से मेरी बात समझना। सबसेट का मतलब होता है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ए कोई सेट है, मान लो 1 2 3, ठीक है। तो इस 1 2 3 से कितने पॉसिबल सेट्स छोटे, इससे इसके बराबर या इससे छोटे बना सकते हैं। जैसे नंबर्स में फैक्टर्स होते हैं ना, वैसे तरीके से तो इसके सबसेट्स बनाएंगे, तो पावर सेट ऑफ ए इसका लिखेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम 5, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। 5 सबसे पहले लिखते हैं और फिर उसको सिंगल सिंगल में लिखते हैं, 1 2 और 3 सिंगल में लिख दिए। अब डबल में लिखते हैं 1 2 1 3 और 2 3, ये हो गया, और लास्ट में 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है भाई? 2 की पावर n, है ना। n मतलब कार्डिनल नंबर यहाँ पे हो गए जितने यहाँ पे होते हैं, तो 2 की पावर यहाँ पे कितना हो गया? 3, 8 है, 8 ही हमने निकाले इसमें। समझ पा रहे हो आप बात को? तो सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर ए कोई सेट है और वो बी का सबसेट है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद होंगे और ज़्यादा भी हो सकते हैं। समझ पा रहे हो बात को? ये हो गया आपका सबसेट। 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 को लिखने का तरीका खाली ब्रैकेट भी है। इस नाम की चीज़ कुछ भी नहीं होती, समझ रहे हो? इस नाम की चीज़ कुछ भी नहीं होती, ना एलिमेंट होता है ना सबसेट होता है। समझ पा रहे हो बात को इजीली? अब इसमें अगर मैं बात करूं कि क्या 1 एलिमेंट है इसका,
बिल्कुल 1 एलिमेंट है ए सेट का, 2 भी एलिमेंट है ए सेट का और 3 भी एलिमेंट है ए सेट का। समझ पा रहे हो? इसके अंदर जो चीज़ होगी वो एलिमेंट ही होती है और उसके साथ हम ब्रैकेट लगाते हैं। लेकिन फाई के साथ आप एलिमेंट नहीं लिखोगे, फाई एलिमेंट नहीं होगा अंदर उसका, फाई एक सबसेट है। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, एक फाई इसका हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है भाई। दूसरा आप लिख लो सिंगलटन सेट, जिसमें एक ही मतलब अंदर एलिमेंट होता है। ठीक है, तो सिंगलटन सेट आपको इजीली क्लियर है ये बात। तीसरी चीज़ एम्प्टी सेट, एम्प्टी लिखो या वॉइड लिखो या फिर नल सेट लिखो। ठीक है, ये खाली है, खाली का मतलब फाई या फिर स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट खाली छोड़ देना है। ठीक है भाई। उसके बाद चौथे की बात करूं तो आपको ये पता होना चाहिए फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब जो काउंटेबल होता है, बस इतना। और ठीक है, काउंटेबल या फिर एम्प्टी सेट भी फाइनाइट माना जाएगा, खाली वाला। ठीक है। पांचवा आप लिखो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब सीधा सीधा अनकाउंटेबल हो गया। ठीक है। उसके बाद आप लिखो इतना, इक्वल सेट में दोनों इक्वल हो जाएंगे। इतना चीज आपके सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पावर सेट आपको मैंने लिख दिया। ठीक, अब डायग्राम हमें लिखना है, उससे डायग्राम को समझने से पहले हम लिखते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सबसे पहले यूनियन, यूनियन का साइन जैसे मान लो ए यूनियन बी है, आपको चाहिए ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ए में हो एलिमेंट या बी में हो। ठीक है, ए या बी में। ठीक है, तो कोई एक्स एलिमेंट या तो ए में हो या फिर कोई एक्स एलिमेंट बी में हो, दोनों में से एक में से होगा तो ए यूनियन बी में भी होगा। डायग्राम की इसकी अगर बात करें तो ये ए है, ये बी है। ठीक है भाई, यू है ये। ठीक है ना। अब बात करें ये ए है, ये बी है, तो ये वाली कंडीशन ए यूनियन बी हो जाएगी। ठीक है। अगर न्यूमेरिकली एग्जांपल लें, ए की वैल्यू ले 1 2 3। ठीक है, बी देखेंगे ध्यान से, बी में मान लो आपने लिख रखा 3 4 और 5। ठीक है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया 1 2 3। ए को सारा लिख दो, पहले लिख दिया। अब जो बी में है उसको रिपीट मत करो, बस 3 रिपीट है तो रिपीट नहीं करना है, 4 और 5 लिख दो, तो ए यूनियन बी ये हो गया। तो ये वाली कंडीशन, ये डायग्राम भी है आप इसका जो रेड में मैंने बना रखा है। ठीक है। दूसरी चीज आप लिखो इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब सीधा सीधा हो गया कॉमन, अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो कॉमन। ये वाला हिस्सा आपका हो गया, ये ए और बी मान लो, ये वाला हिस्सा आपका क्या हो गया, कॉमन वाला हिस्सा हो गया। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, 2 चीज समझ में आ गई, इंटरसेक्शन हो गया आपके पास। ठीक है। तीसरा ए माइनस बी या बी माइनस ए अगर आपको चाहिए। ठीक है, कैसे, ये ए है, ये बी है, ये वाला पोर्शन आपका लेफ्ट वाला ए माइनस बी है। ए माइनस बी का मतलब ए के वो एलिमेंट, ए के वे एलिमेंट जो बी में नहीं है। सीधी सीधी सी बात है, ये मतलब कॉमन वाला हटाना है। तो ए माइनस बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए यूनियन बी, पूरे से बी आप माइनस कर सकते हो। तो पूरा ये था आपका कंप्लीट, इससे बी अगर पूरा माइनस कर दूंगा तो ए माइनस बी बन जाता है। ये वाला पोर्शन देखो आप, ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है, बी माइनस ए। तो बी माइनस को आप लिख सकते हैं ए यूनियन बी से ए वाला माइनस कर सकते हैं। समझ पा रहे हो आप बात को? इजी है आपका। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जैसे ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए। यू मतलब पूरा बड़ा वाला, जो सबसे बड़ा वाला होगा उसको यू मान लेते हैं, और ये मान लो ए है ना। तो u माइनस ए का मतलब u के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, तो यहाँ पे a डैश का मतलब ये वाले बाहर वाले एलिमेंट है, a को छोड़ के सब। जैसे मान लो a आपके पास है 1 2 3,
और यू आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो u माइनस ए का मतलब u के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, ये इसको छोड़ के, यानी 4 5 6 7 और 8, ये हो गया आपका u माइनस ए। समझ पा रहे हो बात को? तो ये कॉम्प्लीमेंट आपका हो गया, ठीक है। बाकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, हम डायग्राम का यूज़ करेंगे, ठीक है। मैथड वही बेटर होता है जो डायग्राम का यूज़ करके किया जाता है, उससे आसान हो जाती है चीज़ें, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट, क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहले इनको सेट कर दूं मैं, 1 मिनट। ओके चलो, पहला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। आउट ऑफ 105 स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट हमारे पास है वो आपके पास है कितने, 105 बच्चे, ठीक है। टेकिंग एन एग्जामिनेशन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इंग्लिश और मैथ्स का इनका एग्जाम लिया। 80 स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश। ऐसे डायग्राम आपके बनाने हैं जो आपको कॉमन पार्ट भी हो आपके पास। तो एक आपके पास हो गया, ये आपके पास इंग्लिश का मान लो, और ये आपका मैथ्स का हो गया, ठीक है। इंग्लिश का हो गया और ये मैथ्स का हो गया आपके पास, ठीक है भाई। क्लियर है इतनी सी बात? तो इसने क्या बोल रहा है, 80 पास है। तो डायग्राम पास का मैं बना रहा हूँ, यानी यहाँ पे जो 3 पोजीशन आपको ये दिख रही है, 3 पोजीशन, ठीक है। कौन कौन सी, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ठीक है। ये 3 पोजीशन में हम पास वाले बच्चे भरने की कोशिश करें, ठीक है। और जिस टुकड़े के 2 हिस्से हो रखे होंगे या 2 से ज़्यादा हिस्से हो रखे होंगे वो चीज़ हम बाहर भरेंगे। जैसे 80 स्टूडेंट तो इंग्लिश में पास है ना, इंग्लिश का तो ये पूरा, इसके 2 हिस्से हो रखे, देखो 2 हिस्से हो रखे हैं इसके, तो इसको हम लिखेंगे कि बाहर है, 80 बाहर लिख दिया मैंने कि इस सर्कल के अंदर 80 लोग हैं। बात ठीक है, आसान है। 75 स्टूडेंट्स पास इन मैथमेटिक्स, तो मैथ्स का ये पूरा, इसके भी 2 हिस्से हो रखे हैं, तो ये वाला भी मैंने बाहर लिख दिया। 75 बच्चे मैथ्स में पास है। 10 स्टूडेंट्स फेल इन बोथ सब्जेक्ट, 10 बच्चे दोनों में फेल हैं, दोनों वाले यहाँ आते हैं, लेकिन ये फेल है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आएगा अभी भाई, क्योंकि डायग्राम किसका है, पास का है, फेल वाले इसके अंदर नहीं रख सकता मैं। दोनों में फेल है। अब 105 कैंडिडेट टोटल हैं, इसमें से दोनों में से जो फेल हो गए, दोनों में से अब बचे 95 बच्चे जो इस पास वाले डायग्राम में आएंगे। समझ पा रहे हो बात? जो बच्चे भाई एक सब्जेक्ट वाला आएगा, एक सब्जेक्ट वाला आएगा, या दोनों सब्जेक्ट वाला आएगा, जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है वो इस मैदान से बाहर हो जाएगा भाई। अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो किससे बाहर हो जाएगा, मैदान से बाहर हो जाएगा। बात ठीक है? यानी इसको मिला के कितना हो जाना चाहिए आपके पास, टोटल तीनों को मिला के ये वैल्यू हो जानी चाहिए 95 के बराबर। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब जब कभी ऐसी कंडीशन आती है कि इन तीनों का सम पता है और ये दोनों नहीं, ये दोनों हमें पता हो, तो इन दोनों का सम निकाल लो भाई, ये वाला का। तो 5 7 दूनी 14 1 15, 155 है। ये 155 है, जबकि लोग तो 95 है। इसका मतलब कोई डबल बार आ गए होंगे। डबल बार आने का मतलब 95 से 55 कितना ज़्यादा है वो बीच में आ जाएगा आपके पास। कितना ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है। यानी 60 जो कैंडिडेट हैं, 60 बच्चे जो हैं दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे 105 में से। बात समझ में आई? भाई बच्चे तो सेम है ना, इंग्लिश वाले और मैथ्स वाले, दोनों सब्जेक्ट दोनों के पास है। तो 75 बच्चे एक साइड है, 80 बच्चे एक साइड है, लेकिन कॉमन जो है वो दोनों वाले वो 60 होंगे। वो कहाँ से आएंगे, इन दोनों को जोड़ के 80 और 75 को जोड़ के जो भी आएगा उसको 95 से माइनस कर देंगे, वो बीच में आ जाएगा। ठीक है। पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल इन ओनली 1 सब्जेक्ट। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं, 80 में से 60 ये वाला भर देंगे, 20 बचा। ये 80 में से 60 माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों मिला के 80 है, ये दोनों मिला के 75 है। अगर ये और दोनों मिला के तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15। अब ये जो 20 कैंडिडेट एक विषय में पास है और ये 15 कैंडिडेट भी एक विषय में पास है। ये ओनली 1 सब्जेक्ट की बात ही कर रहा है, लेकिन फेल की। बट जो एक विषय में फेल होगा वो एक ही विषय में पास होगा। बात सही है? इसका मतलब जब भी 2 सब्जेक्ट आपके पास हों, जब भी 2 सब्जेक्ट पास आपके पास हों, तो एक सब्जेक्ट में पास और एक सब्जेक्ट में फेल बराबर होंगे, क्योंकि भाई 2 ही तो सब्जेक्ट है, एक में पास होगा तो एक में फेल होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो 20 कैंडिडेट है यहां पे फेल होंगे मतलब, और ये 15 कैंडिडेट यहां पे फेल होंगे। तो एक्चुअल में 15 और 20 कितने होंगे, 35 कैंडिडेट।
35 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो दोनों विषय में एक विषय में फेल होंगे, और 35 ही एक विषय में पास होंगे। भाई वो इसी बात है, जो सिर्फ एक विषय में फेल होगा वो एक विषय में पास होगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, जरूर करके जाना। ठीक है भाई। अब ये पूरा क्वेश्चन एक बार में आया, यानी जिस साल ये क्वेश्चन आया होगा तो उस साल में सेट थ्योरी से 4 क्वेश्चन आ गए थे। तो बहुत अच्छी बात है भाई, तुम्हारे पेपर में अगर 4 में आते हैं तो आसान सा चैप्टर है, इजी सा। और चैप्टर अगर आसान हो तो आपको वो जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ से डन हो जाता है कि ये आ ही जाएगा, मुझे ये मैं कर ही लूँगा। समझ पा रहे हो। कई बच्चे सोचते हैं कि वेटेज नहीं है, 1 2 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये चैप्टर ऐसा है जो एक दिन में ख़त्म हो जाता है, इसीलिए ये आसान कहा जा सकता है। और अगर ऐसी जैसे देखिए 2018 में 4 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए, देखो यहाँ पे, तो ऐसे ही बन सकता है, एक ही सेट से 4 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। देखोगे ध्यान से इस क्वेश्चन को, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 4 आइटम्स दैट फॉलो। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस हैं करने, हमें क्या फॉलो कर रहा है, एग्जामिनेशन क्लास 12th की बात हो रही है। 55% ऑफ द स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी, एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी, 60% पास इन फिजिक्स, एक फिजिक्स है और एक केमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट है। 25% पास इन फिजिक्स एंड बायोलॉजी। पहले 3 सब्जेक्ट के लिए एक डायग्राम बना देते हैं प्यारा सा, ये 1 2 ऑडी मत बनाना, एक ऐसे बनाना यहाँ पे, समझ पा रहे हो। इसको मैं चाहूँगा कि थोड़ा ये बड़ा हो जाए ताकि आसानी से मैं कर सकूँ इसे। ठीक है, डायग्राम बड़ा बनाना पड़ेगा, जब भी 3 वाला आता है तो डायग्राम बड़ा बना दिया करो। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से भाई, अब इसको भरेंगे हम। 55% पास का डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो पहला है आपके पास क्या, बायोलॉजी। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है, फिजिक्स। ठीक है, और तीसरा आपके पास क्या है, केमिस्ट्री। तीसरा क्या है, केमिस्ट्री। ठीक है, चलो, पहला बायोलॉजी में कितने परसेंट पास हैं, 55%। फिजिक्स में कितने परसेंट पास है, 62%। और केमिस्ट्री में कितने पास है, 60%। बात ठीक है। ये बाहर लिखा, क्यों पर लिखा आपको पता है, ये 3-4 हिस्से यहाँ पे हो रखे हैं इसके। ठीक है भाई, अब कंबाइंड भी दे रखा, 25% पास इन फिजिक्स एंड बायोलॉजी। फिजिक्स और बायोलॉजी 25%, तो इनका कॉमन ये वाला है, ये भी बाहर लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, 25% मान लो ये दोनों को मिला के आया। ठीक है, उसके बाद 30% पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये उल्टा लिख दिया क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो गया था, फिर चलो इसको हटाओ। यहाँ पे बायोलॉजी और फिजिक्स था ना पहले, बायोलॉजी और फिजिक्स था पहले, फिजिक्स और बायोलॉजी 25। ओके, फिजिक्स और बायोलॉजी 25 हो गया, और 30% फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 30 हो गया। ठीक है, ये वाला था बायोलॉजी और फिजिक्स का, और ये वाला हिस्सा हो गया आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का। ठीक है, उसके बाद ये वाला हिस्सा बता रहा होगा पक्का से, तो ये बोल रहा 28% पास इन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ये हो गया आपका 28%। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, देखो तीनों वाला दे रखा, ओनली 2% फेल्ड इन ऑल द सब्जेक्ट। ये 2 नहीं दे रखा भाई, ये फेल वाली कंडीशन दे दी, 2 बाहर, 2% बाहर हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप बात को, 2 बाहर हो जाएगा, बिरादरी से बाहर। ठीक है, यानी टोटल 100% है, टोटल 100% अगर होंगे तो फिर उससे 2% माइनस हो जाएंगे। 98% जो हैं पास हैं किसी न किसी कंडीशन से, या एक सब्जेक्ट में, या 2 सब्जेक्ट में, या 3 सब्जेक्ट। तो मान लो कॉमन वाला x मैंने मान लिया, इससे मानते हैं हम, कौन से कलर से माने, ये वाला कलर ले लेते हैं, x मान लेते हैं इसे। ठीक है, समझ पा रहे हो बात। अब x और यहाँ को मिला के 25 बन रहा है, तो यहाँ का जो हो जाएगा आपके पास 25 माइनस x हो जाएगा। बात ठीक है, यहाँ का आपके पास हो जाएगा 50 माइनस x हो जाएगा, और यहाँ के पास आपका 28 माइनस x हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है इजीली। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताओ, कि यहाँ पे कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर 60 में से ये तीनों हटाने पड़ेंगे मुझे, तब जाके आएगा, क्योंकि इन तीनों 4 वैल्यू को मिला के यहाँ पे, ये जहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, तो 1 2 3 4 वैल्यू को मिला के 60 बन रहा होगा। तो ये वाली वैल्यू जो आएगी आपको 60 माइनस ये तीनों जोड़ने पड़ेंगे। ये तीनों जोड़ेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गया ना, समझ रहे हो आप बात को। तो आपके पास 28 + 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 50 + 28 आपके पास आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। यहाँ पे हमारे पास 50 कहाँ से आ गया यार, 30 माइनस x होना चाहिए था ना, ये 30 है भाई, 30 माइनस x, 25 माइनस x और 28 माइनस x। तो आपके पास 30 और 30 60, 58, 58
माइनस एक्स हो जाएगा, एक एक्स तो कट जाएगा। इसका मतलब इसको भी मैं काट देता हूँ यहाँ से, थोड़ा कैलकुलेशन बाद में पता चलती रहेगी हमें जैसे जैसे ऑप्शन आएगा। यहाँ पे बचेगा 2 बचेगा और 2 प्लस एक्स यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, ये मेरा कहाँ से आया 60 माइनस ये तीनों मैंने जोड़ दिए तीनों। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को। इन तीनों को सॉल्व करोगे आप जब, तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 25 दूनी 50 3 53, और 53 अगर 62 से माइनस हो जाएगा आपके पास, तो आपके पास बचेगा 62 था यहाँ पे ना, यहाँ पे कितना था आपके पास 62 में से आपका 25 25 50 और 5 55, 55 माइनस हो जाएगा तो 7 प्लस एक्स यहाँ पे ही बचेगा। ठीक है, ये तीनों आप ऐड करो तो 25 दूनी 50 3 53, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 2 प्लस एक्स यहाँ पे बचेगा। ठीक, अब ये जो अंदर मटेरियल है इन सभी का सम 98 के बराबर होगा क्योंकि ये पास का है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा इस वाले पोर्शन को मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, आपको पता चलेगा वो 98 है। अब ये सारा जोड़ दो, सारा जोड़ दो, तो नंबर्स जब सारे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4 और 7 11, 11 और 30 41, 41 41 प्लस 25 प्लस 28 है ना, 8 5 13 और 1 14 की 4 1 5 2 7 और 2 9, 94 आ गया। ठीक है, कितना आ गया ये 94 प्लस, अब x कितने ये देखते हैं, x कितने ये देखते हैं हम। ठीक है, x यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, तो सिर्फ x ही बचा, x है ना, लिख क्यों नहीं रहा भैया, x इक्वल्स टू 98, यानी x की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन देखो आपका 42 नंबर वाला, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, ये परसेंटेज ये सारी है ना वैल्यूज, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स पास इन ऑल द 3 सब्जेक्ट, सारे 3 सब्जेक्ट वाले 4% आ गया, एक्स ही तो सारे 3 वाला था भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पहले का ऑप्शन आ गया सी। 43 व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स पास इन एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट, एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट वाला ये है और एक ये 3 है। ठीक है, तो 2 2 4 और 7 11 प्लस 3 एक्स, 11 प्लस 3 इंटू एक्स का मतलब 4 12 11 22 23%, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो आप, ढंग से अच्छे से समझ लो बात को। ठीक है ना, इसके बाद आपके पास क्या दे रखा है देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा स्पेस बना के चलते हैं, ज़रा थोड़ा सा नीचे स्पेस बनाना ही पड़ेगा हमें ना। चलो ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 360, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल आपके पास कितना है 360 है, देन हाउ मेनी पास इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट। तो यहीं से समझो एटलीस्ट 2 का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा, समझ रहे हो, तो 2 या 2 से ज़्यादा, तो ये वैल्यूज़ है आपके पास बस ये वाला पोर्शन, तो इनको जोड़ोगे आप देखो ध्यान से, तो 28 और 30 58 और 25 60 और 25 हो गया, 85 में से दोगे 83 यहाँ पे होगा आपका, कितना होगा 83 तो हो गया, x ये वाला कैंसिल हो गया और ये -2x हो जाएगा, -2x, ये वैल्यू आपको निकालनी है। इसका मतलब परसेंटेज में 83 माइनस 2 गुणा 4, 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 75%। ठीक है, 75%, लेकिन 100% की वैल्यू 360 है, तो 75% यानी 360 का 75% का मतलब 3/4 है ना, 4 9 में 36 और 9 3 27, 270 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए 270 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो हो गया 44th। अब बचा एक आपके पास 45th बचा हुआ है। 45 नंबर का क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स वाला ये था आपका, केमिस्ट्री वाला ये था, कितना है 30% है, तो 30%। ठीक है, रेशियो दूसरा क्या बोल रहा है, केमिस्ट्री टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन बोथ बायोलॉजी एंड फिजिक्स, तो बायोलॉजी यहाँ पे ये है, फिजिक्स यहाँ पे ये है, इनका कॉमन है 25%। ठीक है, बट नॉट इन केमिस्ट्री भी बोल रहा है साथ में, देखो नॉट इन केमिस्ट्री मतलब एक्स, ये वाला पोर्शन सिर्फ बस, तो 25 माइनस एक्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, 25 माइनस एक्स, इसका रेशियो आपसे पूछ रहा है ये 45 नंबर का क्वेश्चन। तो 30 अनुपात इसकी वैल्यू तो 4 थी 21, इसको सॉल्व करोगे
तो 3 धाम 30, 3 सते 21, 10:7, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, इन एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में क्या हुआ, 52% कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश, 42% फेल इन मैथमेटिक्स, 17% फेल इन बोथ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तीनों फेल के दे दिए है ना। तो ये मान लो आपका इंग्लिश में है कितना परसेंट है, 52। ये आपका मैथ्स में है कितना है, 42%। फेल का डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, फेल का। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका बीच में, 17% फेल इन बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, देन व्हाट परसेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट। अगर डायग्राम फेल का है और बोथ में अगर निकालना है, बोथ सब्जेक्ट में, तो जो बाहर जो कैंडिडेट होंगे उनकी बात कर रहा है। समझ पा रहे हो बात? ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं अंदर कितना है परसेंट में, फिर बाहर का ऑटोमेटिकली 100 से माइनस कर लेंगे, सीधी सी बात है। तो ये 17 अगर 42 से ये वाला पोर्शन अगर मुझे भरना है तो 17 से 42 गए तो कितना बचा आपके पास, 25, और 52 में से 17 गए तो कितने बचे, 35। ठीक है, इन तीनों को जोड़ को तो 42 और 35 आपके पास हो गया, और ये हो गया 77। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो गया पास इन बोथ सब्जेक्ट हो जाएगा 100 माइनस 77 यानी 23। भाई 77 भी ऑप्शन में, ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। एक्स दे रखा आपको है ना, वाई दे रखा है, जेड दे रखा है, और एक्स इंटरसेक्शन वाई बोल रहा है निकालने के लिए, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसमें और इसमें कॉमन सिर्फ सी मुझे दिख रहा है, बस सिर्फ सी दिख रहा है। और फिर एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड में, इंटरसेक्शन जेड में, यानी सी और इंटरसेक्शन सी में और जेड में कॉमन, यानी ए बी और सी ब्रैकेट के अंदर। आप ध्यान देना, यहाँ पे सी आंसर नहीं होगा, ध्यान से सोचना। ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि ये सिंगल सी है और ब्रैकेट के साथ सी है। अगर यहाँ पे ब्रैकेट ना होता तब जाके सही होता। समझ पा रहे हो आप बात को? इसका मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और कुछ भी कॉमन नहीं होने का मतलब वाई कॉमन है। ठीक है, तो या तो यहाँ ब्रैकेट होना चाहिए था, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट होना चाहिए था, या फिर यहाँ ब्रैकेट नहीं होता, तब कॉमन होता सी। और वैसे भी सी तो ऑप्शन में है ही नहीं, टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं। और दूसरा, अगर मैं बात करूँ इस सी ऑप्शन की, तो सी ऑप्शन में कर्ली ब्रैकेट के साथ फाई नहीं आता है, कभी भी नहीं, खाली में आता है। समझ पा रहे हो आप बात को? ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 250 स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 250। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 250 है। ठीक है, आउट ऑफ दिस, उनमें से 50 स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड फॉर द फिजिक्स। फिजिक्स का एक डायग्राम बना देते हैं, फिजिक्स का बना देते हैं 50। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड फॉर फिजिक्स, ये तो हो गया। 75 स्टूडेंट्स फॉर मैथमेटिक्स, 75 मैथ्स के लिए है। ठीक, एंड 35 फॉर द बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, 35 दोनों के लिए। ठीक, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रजिस्टर्ड नाइदर फॉर फिजिक्स नॉट फॉर मैथमेटिक्स, यानी मैदान से दोनों बाहर। तो 250 से माइनस हो जाएंगे जो मैदान के अंदर है। तो ये बचा आपका 75 में से 35 गए 40, और 50 में से 35 गए बचे 15। ये तीनों को जोड़ दो जरा आप, ये तीनों को जोड़ोगे तो 15, 35, 50, 4, 90 हो गया है ना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 90 माइनस हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ पे आपका आंसर 160 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई सभी बच्चों के क्या? ठीक है, तो ये था आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ध्यान से देखना, ये डायग्राम से बना हुआ। ठीक है, a माइनस बी से माइनस करना है ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये वाला पहले बनाते हैं हम, a यूनियन b का डैश। डायग्राम से बहुत आसान है ये हो गया a, ये हो गया b। a यूनियन b का डैश मतलब ये बाहर वाला पोर्शन, बाहर वाला पोर्शन के साथ भाई a यूनियन b तो ये अंदर है ना जो छोड़ रखा मैंने, तो उसका डैश का मतलब बाहर वाला पोर्शन। इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन a के साथ इसका इंटरसेक्शन। अब इसका इंटरसेक्शन यानी कॉमन a के साथ, भाई इसके साथ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस आपके पास है a माइनस b।
तो इस फाई से अगर कुछ हटाऊं, सारा ही हटा दूं, तो फिर फाई ही आपका आंसर होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, डायग्राम के थ्रू ही आ गया। अगला देखेंगे ध्यान से। ए दे रखा है आपको, ए दे रखा है आपको। ए क्या क्या हो सकता है देखो, जब यहाँ 1 रखेंगे तब देखते हैं। 1 रखने पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 -3 -0 आ रहा है। 1 मिनट, जीरो आ रहा है, ठीक है। 2 रखने पे 2 की पावर 4 16 -6 -1, 16 में से 6 गए 10 में से 1 गए 9, ठीक है। 9 भी आ रहा है, ठीक है, एक ही वैल्यू है हाँ। और 2 की पावर 3 रखूँगा तो 3 दूनी 6 -9 -1, इसका मतलब 2 की पावर 6 मतलब 64 में से 10 गए 54, ये आ रहा है, ठीक है। बी देखते हैं, बी आ रहा है 9। पहले अगर मान लो 1 रखते हैं तो 0 आएगा, 2 रखते हैं तो 9 आएगा, 3 रखते हैं तो 2 9 दूनी 18 आएगा, 9 3 27 आएगा, ये चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 9 के टेबल में और ये 9 के टेबल में भी बड़ा बड़ा है, इसका मतलब ए जो है बी का सबसेट होगा। भाई ए के सारे एलिमेंट बी में आपको दिखने लग जाएंगे, 9 के टेबल में चल रहा है ये, समझ पा रहे हो आप बात को। तो भाई ए बी का सबसेट हो गया, इसका मतलब बी ए का सबसेट। उल्टा मत लिख देना भाई, ये बड़ा समझ के, समझ रहे हो बात को, ध्यान से करना है ये। चलो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, कौन सा इनमें से सही है। 5 के साथ ब्रैकेट नहीं आता, गलत बात भाई, एलिमेंट सबसेट में, ठीक है। एलिमेंट में 5 है सिंगल, तो यहाँ पे तो अंदर उसके अंदर दिखना चाहिए एलिमेंट में। तो ये 5 के साथ ब्रैकेट लगा हुआ है और अंदर भी ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब ये बात सही है। हालांकि ये लगाना तो गलत होता है, लेकिन अंदर जब लिखा हुआ है तब अलग बात है, ठीक है ना। और बस यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपका आखिरी प्रश्न आज की क्लास का, ठीक है भाई। और उसके बाद आपकी वीडियो की समाप्ति हो जाएगी, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, ए बोल रहा है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ए की जगह आ जाएगा आपके पास 2 4 6 8 10 ऐसे करके आएगा, ठीक है। बी क्या बोल रहा है, एक्स इज दैट नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 5, यानी 5 10 15 20 आपके पास यहाँ पे 5 के टेबल में आ जाएगा। सी क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 10, यानी 10 20 30 40, ठीक है। आपसे पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी में आपका 5 और 10 का मल्टीपल है, कॉमन तो होता ही है, तो 5 का कॉमन हो जाएगा, 5 10 15 20, ठीक है। और ए के साथ इंटरसेक्शन, इसके और इसके साथ इंटरसेक्शन क्या इवन में होना चाहिए, तो इवन तो 10 के टेबल में ही होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में आपके पास हो जाएगा 5 नहीं होगा, सॉरी 10 से होगा ना, किससे होगा 10 से, 10 20 इवन में होना चाहिए ना, 30 40 ये होगा, यानी ऑप्शन नंबर 10 20 30 40 कौन सा है, ये आपका। यानी सी भी यहाँ पे हो सकता था, सी भी ये बोलता, क्योंकि सी भी 10 20 30 40 है, ठीक है। तो ये था, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनने जा सकते हैं, और यही सारे प्रीवियस क्वेश्चन लगभग मैंने हर टाइप के क्वेश्चन को लेने की कोशिश की है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक फिल करना है भाई कि कैसे आपको मैथ्स की क्लास लग रही है, ताकि आपके लिए और बेहतर हम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हो आपको नेक्स्ट क्लास में ऐसी वीडियो के साथ। अभी दोबारा आएंगे, क्रैश कोर्स कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय हिंद।